दीवार पर खड़े लोगों ने लाइट कॉलम से जुड़ी उस लाइट कर्टन को देखा और उन्हें उदासी महसूस हुई। छू लिन ने अपने सामने बने उस शानदार अरे को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ओमिनस स्वान स्टार सच में उसे बहुत इंपॉर्टेंस देता था। उसने जिलिन सिटी में मौजूद पूरे ओमिनस स्टार की पावर इस्तेमाल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि वो उसे मजबूती से ट्रैप कर सके। व्हाइट लॉर्ड चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए आगे बढ़ा। अगर वो खुद भी उसकी जगह होता तो इस बैटल से बच निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि अपनी हद में रहो। अपनी स्किल के दम पर मेरे ओमिनस स्वान स्टार पर तमाशा करने की सोचना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जैसे ही चू लिन पीछे मुड़ा, प्रिंस इन व्हाइट हवा में कदम रखते हुए लाइट कर्टन के उस पार उसके सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे की वो सैटिस्फाइड स्माइल और भी गहरी हो गई थी। मैंने तुम्हें अपनी गलती सुधारने का चांस दिया था। अगर तुम उसकी कद्र नहीं कर सकते तो अब मेरे रहम ना करने पर मुझे ब्लेम मत करना। किंग इन व्हाइट के शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी आंखों को चुंधिया देने वाली और डरावनी थी। वहां मौजूद हर इंसान को अपने सिर पर एक भारी प्रेशर और नाउमीदी महसूस होने लगी। आसपास की हवा जैसे जम गई थी। गुस्सा और जेनेटिक एनर्जी एक दूसरे में मिल गए, जिसने पूरे आसमान को आग की तरह लाल कर दिया। उसकी बात खत्म होते ही उसके सामने हवा में एक तेज सोनिक बूम ब्लास्ट हुआ। छू लिन की नजरें तेज हुईं और उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे। उसके हाथों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसकी दोनों आर्म्स किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार लग रही थीं। द गोल्डन बॉडी ऑफ द एब्सोल्यूट शैडो। एक जोरदार धमाका गूंजा। हवा में फास्ट विंड फिस्ट की परछाई तेजी से आगे बढ़ी। उसने हवा को चीरते हुए सीधा छू लिन के हाथ पर जोरदार वार किया। एक भारी धातु के टकराने जैसी तेज आवाज आई। एक भयानक फोर्स ने छू लिन को पीछे धकेल दिया और उसका शरीर हवा में बेकाबू होकर उड़ गया। जिन टाओ जायंट हैंड। छू लिन के पीछे एक सुनहरी हथेली प्रकट हुई और उसने उसके शरीर को संभाल लिया। उसका सिर लाइट कर्टन से बस कुछ ही दूरी पर था। हवा के फुफकारने की आवाज आई। छू लिन को अपने हाथ की हड्डी में एक तेज चीरने वाला दर्द महसूस हुआ। अगर ग्रीन शैडो आर्मर और जूइंग गोल्डन बॉडी का प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता तो उसका हाथ पक्का टूट जाता। द गोल्डन बॉडी, अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं, तुमने इसे इतनी जल्दी सीख लिया। किंग इन व्हाइट थोड़ा हैरान था। चू लिन का सुनहरा हाथ बिल्कुल साफ और बेजोड़ चमक रहा था, जो ओमिनस ख्वान स्टार की रॉयल फैमिली के निशानों में से एक था। खुद उसे भी ये कंगफू सीखने में आधे साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। तभी तुम इतने निडर और बेखौफ हो। तुम्हारे अंदर सच में दम है, पर आज तुम मेरे हाथों में फंस चुके हो। चाहे तुम एक क्यानलोंग ही क्यों ना हो, आज मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। लॉर्ड इन व्हाइट की हैरानी बस कुछ ही पल टिकी और फिर उसकी नजरें और भी ठंडी हो गईं। उसने अपना कीबोर्ड थोड़ा ऊपर उठाया और उसका सीना तन गया। उसकी अपर और लोअर मसल्स की एनर्जी तेजी से बज़ करने लगी। हा, चू लिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। टियानक्वान स्यूडो श्वान, तुम्हें मेरी जान चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी औकात है। दीवार के ऊपर खड़े लोग ये सुनकर जोश से भर गए। दोनों नामी हस्तियों को आपस में भिड़ते देखकर हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर जीत किसकी होगी। आसमान में एक तरफ वो ताकतवर इंसान था जो बहुत पहले ही फेमस हो चुका था और कई प्लैनेट्स का गुरूर था। दूसरी तरफ वो था जिसने अकेले ही पूरे ओमिनस स्वान स्टार के वजूद को ललकार दिया था। इन दोनों मशहूर हस्तियों की ये टक्कर सच में सबकी नजरें खींच रही थी। सफेद कपड़ों में उस मिडिल एज्ड आदमी ने हरकत की। उसके हाथ तेजी से चले और उन्होंने हवा में कई फिंगरप्रिंट्स बना दिए। उसके शरीर से एक भयानक फोर्स दहाड़ती हुई बाहर निकली। आसपास का माहौल उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और एक गहरी रोशनी चारों तरफ फूट पड़ी। अगले ही पल बादलों पर एक विशाल हाथ बन गया। उस हाथ की हथेली मुट्ठी में बंद हो गई। ध्यान से देखने पर उस मुट्ठी के ऊपर कई ओवरलैपिंग मार्क्स छपे हुए थे। डेविल एंड शैडो फिस्ट। प्रिंस इन व्हाइट ने हमला करते ही टियानक्वान की फॉल्स मिस्ट्री का पूरा खौफ बाहर निकाल दिया। इस मूव की फ्लक्चुएशन शैडो हैंड्स और एल्डेस्ट प्रिंस के वार से कहीं ज्यादा बेहतर थी। ये इतनी ताकतवर थी कि एल्डेस्ट प्रिंस जैसे टियानक्वान स्टेट के लेटर डेज वाले फाइटर्स को भी पल भर में उड़ा सकती थी। इसे ट्राई करके देखते हैं। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने लॉर्ड की ताकत को आजमाने का पक्का इरादा कर लिया। जिनताओ जायंट हैंड वैनिशेस द चेंज। छू लिन ने अपना हाथ उठाया। उस गहरे काले फिस्ट सील को चकनाचूर करने के रास्ते में एक सुनहरी हथेली ने डेविल एंड शैडो फिस्ट को पकड़ लिया। इसका कोई फायदा नहीं, लॉर्ड इन व्हाइट ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कुछ 10 सेकंड पहले जब चू लिन ने वो गोल्डन पाम इस्तेमाल की थी, तभी उसे इस मूव की पावर का अंदाजा हो गया था। पर अगले ही पल लॉर्ड इन व्हाइट के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। गोल्डन पाम तेजी से सिल्वर व्हाइट रंग में बदल गई। उसमें से एक चमकती हुई सिल्वर व्हाइट टेबू लाइट धड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस हथेली से बाहर निकलकर दुनिया की हर चीज को तबाह कर देना चाहती हो। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। मुट्ठी और हथेली की भयानक टक्कर से जमीन हिल उठी। ये 9 दिनों तक कड़कने वाली किसी ईश्वरीय बिजली की तरह पूरी दुनिया के सामने गूंज रहा था। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे सिर के ठीक ऊपर हुए इस धमाके से डर गई हो। तो क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? प्रिंस इन व्हाइट ने अपना सिर उठाया और खुद से बड़बड़ाया। चू लिन टियानक्वान स्टेट के मिडिल लेवल में नहीं था,
फिर भी वो टियानक्वान के स्यूडो मिस्टीरियस मूव्स की पावर दिखा सकता था। हर कोई देख सकता था कि चू लिन के पास एक अच्छा चांस था। हम्फ, प्रिंस इन वाइट ने ताना मारा। चांस? ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर तुम चू लिन को हरा दो तो क्या ये तुम्हारा चांस नहीं होगा? तभी लॉर्ड इन वाइट की मुस्कान गायब हो गई। उस धमाके के बीच एक्टिव वैनिशिंग फोर्स लगातार डेविल एंड शैडो फिस्ट से लड़ रही थी, लेकिन इस भयंकर टकराव का नतीजा ये निकला कि वो सिल्वर वाइट रोशनी धीरे धीरे डेविल एंड शैडो फिस्ट के गहरे काले रंग पर भारी पड़ने लगी। भीड़ की आंखों ने ये पूरा नजारा देखा। एक के बाद एक चू लिन के वार सच में कमाल के थे। ये सच था कि उसकी जिंदगी में 5 एक्सुशी थे, लेकिन फाइटिंग के तरीके को समझने वाले कुछ मार्शल आर्ट्स लोगों को पता था कि व्हाइट किंग का हमला दिखने में भले ही बहुत विशाल लग रहा था, लेकिन असल में उसमें बचने की गुंजाइश थी, और चू लिन का ये मूव अपने पत्ते खोलने जैसा था। प्रिंस इन वाइट एक पल के लिए सुन रह गया, फिर वो जोर से हंसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सच में एक शानदार मौका है। मुझे बताओ, तुम्हारे पास आखिर कौन सा खजाना है? ये अब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तुम्हारा चांस चाहे जो भी हो, मैं उसे छीन कर ही रहूंगा। मुझे यही उम्मीद थी। चू लिन हल्का सा हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। अपनी एबिलिटी के दम पर वो टियानक्वान में पपेट वॉरियर्स से लड़ सकता था, लेकिन अगर बात जिंदगी और मौत की लड़ाई तक आ जाती तो वो कमजोर पड़ जाता। उसके यहां आने और दुश्मन को परखने का मकसद पूरा हो चुका था। अब यहां से निकलने का वक्त आ गया था। आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। प्रिंस इन वाइट अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक उफनती हुई एनर्जी हवा में फैलने लगी। पता ही नहीं चला कि आसमान में कब काले घने बादल छा गए, यहां तक कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। स्वॉलो द बर्निंग विंड एंड थंडर पॉम। एक डरावनी दहाड़ गूंजी। आसमान में अचानक बिजली कड़की और तेज आंधी चलने लगी। काले बादलों में से काली आग नीचे गिरी और हवा में बने एक फिंगरप्रिंट पर इकट्ठा होने लगी। लड़के, लॉर्ड इन वाइट जोर से हंसा, तुम कोशिश कर रहे हो? लगाओ अपनी पूरी जान और रोक कर दिखाओ मेरे इस हमले को। दीवार पर खड़े लोग अचानक डर से पीछे हट गए। सबने खुद को बचाने के लिए अपनी डिफेंस स्किल्स एक्टिवेट कर ली और सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। हालांकि स्वॉलो द बर्निंग विंड एंड थंडर पाम का निशाना वो लोग नहीं थे, लेकिन उस धमाके के झटके से ही टियानक्वान एरिया का मास्टर जलकर राख हो सकता था। वहां मौजूद हर इंसान दहशत में था। छुप जाओ, भागो यहां से। नहीं, छू लिन मारा गया। ये विंड एंड थंडर पाम है। मैंने एक बार देखा था कि इसकी बिखरी हुई एनर्जी से ही हमारी पूरी टीम बुरी तरह घायल हो गई थी। हम बस किस्मत वाले थे जो एक गुफा में छुप गए थे और एक बड़ी चट्टान की वजह से हमें हल्की चोटें ही आई थीं। हा हा हा। चू लिन जरा भी नहीं घबराया। उसने ऊपर व्हाइट किंग को देखा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस चीज से रोक लोगे? लॉर्ड इन वाइट ने चिढ़ते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुमने इतनी मेहनत की, पर सब बेकार होने वाला है। तुम्हारी इस खातिरदारी को मैं याद रखूंगा और अगली बार इसका 100 गुना वापस करूंगा। छू लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी ही देर में छू लिन की हथेली पर एक लाल पत्थर आ गया। ब्लडी स्टोन। लॉर्ड इन वाइट को जैसे कुछ समझ आ गया। उसने अचानक अपना हाथ नीचे किया। हवा में बिजली, आंधी और आग धड़कने लगी और उसने सीधा नीचे एक जोरदार वार किया। आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर में मैं आराम से तुमसे एडवाइस लेने आऊंगा। चू लिन मुस्कुराया और उसने ब्लडी स्टोन को दबा दिया। अचानक पत्थर से खून जैसी लाल रोशनी निकली और छू लिन के शरीर को घेरने लगी। उसका शरीर रोशनी की तरह मुड़ा और हवा में गायब हो गया। एक तेज दहाड़ गूंजी। हवा और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वो जायंट पाम बेकार में जमीन पर जोर से टकराई। लॉर्ड इन वाइट ने उस खाली अरे को देखा और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। धमाके के सेंटर से एक भयानक तूफान उठा, जिसे देखकर लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। इस हमले की पावर से ज्यादा लोग उस जगह को देखकर हैरान थे जहां से छू लिन गायब हुआ था। वो सच में वहां से सीधा भाग निकला। धमाके की गूंज शांत हो गई। दीवार पर खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। उनकी आंखों में दूसरों की हार का मजा लेने वाली चमक थी और वो गुस्से से कांपते लॉर्ड इन वाइट को देख रहे थे। ओमिनस स्वान सिंह ने अपने इतने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, यहां तक कि टियानक्वान स्यूडो स्वान का मास्टर लॉर्ड इन वाइट खुद उससे लड़ने आया। फिर भी आखिर में अंजाम ये हुआ। चू लिन आराम से 1,00,000 टियानक्वान कोंगजियांग लेकर चला गया। ये सीधे सीधे ओमिनस स्वान स्टार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। हवा में खड़े किंग इन वाइट को भी अपने पीछे से घूरती नजरों का अंदाजा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ चुका था। आसमान में चू लिन का रास्ता रोकने वाला लाइट कॉलम और लाइट कर्टन धीरे धीरे गायब हो गए। अरे को संभालने वाले फियर्स स्वान स्टार के लोग हर तरफ से बाहर आए। वो खौफ में उस मिडिल एज्ड मैन इन वाइट को देख रहे थे, जो गुस्से में ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी कच्चा चबा जाएगा। ढूंढो उसे, मेरे लिए उसे ढूंढ कर लाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लिस्ट किसने डाली है। जो भी चू लिन का सिर काट कर लाएगा, उसे ना सिर्फ वो 1,00,000 टियानक्वान कोंगजियांग मिलेगा, बल्कि मैं अपनी तरफ से 50,000 टियानक्वान कोंगजियांग और दूंगा। किंग इन वाइट की नजरें उसी जगह पर टिकी थीं जहां से चू लिन गायब हुआ था। उसकी आवाज बहुत ठंडी और चुभने वाली थी। ये ऑर्डर हर किसी के कानों में गूंज गया।
जब लॉर्ड इन वाइट नीचे उतरा तो हर किसी की आंखों में लालच आ गया। इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलकर 1.5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग हो जाता था। अगर कोई इस खजाने को हासिल कर ले तो उसे पूरे टियानक्वान एरिया में कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। लोगों के कानों में खौफ की आवाज पड़ी, पर अनगिनत लोगों की आंखों में पागलपन सवार था। इतनी बड़ी दौलत किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। बस कुछ शांत दिमाग वाले लोगों ने ही छुपकर अपना सिर हिलाया। 1.5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग सच में बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन चू लिन कोई आसान शिकार नहीं था। फियर्स क्वानसिंग के इतने कड़े पहरे से बच निकलना कोई मजाक नहीं था। क्या उसे पकड़ना इतना आसान होगा? ये टियानक्वान कोंगजियांग कमाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। बेशक ऐसे दिमाग वाले लोग बहुत कम थे। 1.5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग के लालच ने ज्यादातर लोगों का दिमाग खराब कर दिया था। प्रिंस इन वाइट ने शोर शराबे से भरी जिलिन सिटी को देखा और उसकी आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। अगर तुम मेरे ऑमिनस स्वान स्टार से पंगा लोगे तो मैं ब्लड स्टार अरीना के कोने कोने में तुम्हारे दुश्मन खड़े कर दूंगा। चू लिन, अब मैं देखता हूं कि तुम कब तक बच पाते हो। एक आवाज के साथ चू लिन बिल्कुल शांत ब्लडी स्टोन स्क्वायर में आ गिरा। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो पिछली बार छोड़ कर गया था। जमीन पर पड़ा वो कंकाल वहीं था और हमेशा वहीं रहने वाला था। चू लिन को यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो वहीं बैठकर प्रैक्टिस करने लगा। वो टियानक्वान कोंगजियांग आधे इंसान की हाइट जितना था, लेकिन चू लिन ने उसे किसी भूखे ड्रैगन की तरह अब्जॉर्ब किया और आधे महीने में ही वो आधा खत्म हो गया। 1 महीने बाद चू लिन का शरीर चमकने लगा और पूरा ब्लडी स्टोन स्पेस उसकी रोशनी से जगमगा उठा। चू लिन की बॉडी में बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे और उसकी एनर्जी किसी उफनते हुए समंदर जैसी लग रही थी। टियानक्वान के मिडिल स्टेज से लेटर स्टेज तक पहुंचना सच में रिसोर्सेज जमा करने का ही खेल है, पर इसमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तभी चू लिन को शैडो हैंड की हरकत याद आई। रिटर्न टू मेटाफिजिक्स में ज्यादा पोटेंशियल पाने के लिए उसने खुद को टियानक्वान की फॉल्स मिस्ट्री में जाने से रोक लिया था। ऐसा लग रहा था कि टियानक्वान की फॉल्स मिस्ट्री भले ही कितनी भी स्ट्रांग हो, पर वो ताकत पाने का सिर्फ एक टेम्पररी तरीका था, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। चू लिन ने भी महसूस किया कि टियानक्वान स्टेट के लेटर पीरियड में आने के बाद से उसके शरीर की जो ब्लड वेसल्स काफी समय से शांत पड़ी थीं, वो फिर से एक्टिव हो गई थीं। माना कि अभी उसकी ताकत काफी नहीं थी, लेकिन अगर ये एक बार फिर से पूरी तरह एक्टिव हो गई तो कमाल हो जाएगा। ब्लड से सीधा मैजिक में बदलाव। पता नहीं मैं इसे कब तक मास्टर कर पाऊंगा। क्या फियर्स ग्वान स्टार और ब्लडी स्टोन के लिए लड़ने वाले इतने सारे दुश्मनों का सामना करने के लिए टियानक्वान टेरिटरी काफी होगा? चू लिन को इस बात का पक्का भरोसा नहीं था, लेकिन एक बात चू लिन को माननी पड़ेगी कि चूंकि उसका कल्टीवेशन फिलहाल यहां रुक गया था, तो उसे दूसरे तरीकों से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। गोल्डन टाओ जुए बुक में लिखा था कि इसे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए फायर एन्चांटिंग गोल्ड या हेवनली स्पिरिट फायर स्टील जैसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं इसी पर काम शुरू कर सकता हूं। चू लिन ने अपना फैसला कर लिया। उसने ब्लडी स्टोन बाहर निकाला और उसे हल्के से दबाया। अगले ही पल वो उस स्क्वायर से गायब हो गया। जिलिन सिटी से करीब 20 मील दूर एक घने जंगल में हवा अचानक गोल घूमी। फिर उस खाली जगह से एक लड़का बाहर निकला और जंगल में जमीन पर उतरा। ये लड़का चू लिन था, जो अभी ब्लडी स्टोन स्पेस में मौजूद था। जंगल में कदम रखते ही चू लिन ने अपनी जेनेटिक एनर्जी को बाहर निकाला। उसने चारों तरफ स्कैन किया और जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो उसने अपनी जेनेटिक एनर्जी वापस खींच ली। ब्लडी स्टोन के जरिए भागना सच में बहुत काम आता है, चू लिन ने खुश होकर कहा। ब्लडी ट्रेजर खुलने में अभी करीब 1 महीने का वक्त बचा था, इसलिए चू लिन ने सीधा वहीं जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर रास्ते में मौका मिला तो वो फायर एन्चांटिंग गोल्ड या हेवनली स्पिरिट फायर स्टील भी ढूंढ लेगा। हालांकि चू लिन को इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिर जिन टाओ जुए में साफ लिखा था कि ये दोनों मिनरल रिसोर्सेज बहुत रेयर हैं। इतनी ज्यादा माइनिंग के बाद इनका मिलना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि कॉन्जेनिटल सोसाइटी के लोग भी इन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाते थे। 10 दिन बाद चू लिन सैकड़ों मील का सफर तय कर चुका था। इन 10 दिनों में उसका सामना 2 अजीब एनिमल टाइड से हुआ। एक्यूजिंग ने कुछ खास हासिल नहीं किया, लेकिन मुसीबतें बहुत आईं। जल्दी करो, वो चू लिन है, इसके सिर की कीमत 1.5 लाख टियानक्वान कोंगजियांग है। इसे मार डालो, फिर हमें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से, इस लड़के की एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रही। अब बहुत देर हो चुकी है, चू लिन ने शांत आवाज में कहा। चू लिन ने अपने हाथ घुमाए और 5-6 लोगों को हवा में उड़ा दिया। जमीन पर हर तरफ कटे हुए हाथ पैर गिर रहे थे। टियानक्वान किंगडम के शुरुआती दिनों में ऐसे लोग अपना लेवल कम होने के बाद भी बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत करते थे। लेकिन अगर वो चू लिन पर हमला करने की जुर्रत करेंगे तो चू लिन उन पर जरा भी रहम नहीं खाएगा। जब तक वो खुद पंगा नहीं लेते, चू लिन को भी एक एक करके उनके बारे में सोचने की कोई फुर्सत नहीं थी। तो यहां भी इनाम रखा गया है? चू लिन हल्का सा हंसा। फियर्स क्वान स्टार सच में बहुत दिलदार है। मेरे ऊपर 1 लाख टियानक्वान कोंगजियांग का इनाम और उनका 50,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिलकर पूरे 1.5 लाख हो गए। तभी ये लोग एक के बाद एक यहां मरने चले आ रहे हैं। चू लिन ने जम्हाई ली और अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ लीं। फियर्स स्वान स्टार का किंग सच में बहुत घिनौना था।
अगर फ्यूचर में कोई मौका मिला तो छू लिन उसे जिंदा वापस नहीं जाने देगा। खैर छोड़ो, अगर मैं कुछ देर में ब्लडी माउंटेन्स पहुंच गया तो ऑमिनस स्वान स्टार भी पक्का वहीं आएगा। जो भी हिसाब बराबर करना है वो आराम से किया जा सकता है। छू लिन ने अपने मारने के इरादे को दबा लिया। उसने चारों तरफ देखा तो बाकी लोग डरकर पीछे हट गए और इधर उधर भागने लगे। वांटेड ऑर्डर फैलने के साथ ही चू लिन का नाम भी हर जगह मशहूर हो चुका था। 1.5 लाख टियनक्वान जली पाना इतना भी आसान नहीं था। पता नहीं कितने लालची लोग इसी चक्कर में अपनी जान गंवा चुके थे। अपने पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर चू लिन एक क्लोक पहनकर शहर के अंदर गया। ब्लडी लैंड में बहुत से मिस्टीरियस लोग रहते थे। ज्यादातर लोग अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए बहुत से लोगों ने हुड्स, फेस स्कार्व्स और हेलमेट्स पहने हुए थे। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से छू लिन ने सीधे एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसका चेहरा पतला और आंखों में एक अलग सी चमक थी। दोस्त, इन्फॉर्मेशन चाहिए? ब्लडी हाइडिंग ढूंढ रहे हो या फिर उन 5 ब्लडी स्टोन्स के मालिकों के बारे में जानना है? मुझे जो कुछ पता है मैं सब बता दूंगा। छू लिन ने उसकी तरफ 400 सिक्के उछाले। उस पतले आदमी ने उन्हें कैच किया और जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। उसने चारों तरफ भी देखा ताकि पक्का कर सके कि किसी की नजर उन पर नहीं है। पतला आदमी जल्दी से बोला, अब 5 में से 4 ब्लडी स्टोन्स 4 बड़ी फोर्सेस के पास हैं, जिनके नाम है स्काई स्नेक स्टार, बीस्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, डार्क फॉग स्टार और ऑमिनस स्वान स्टार। ऑमिनस स्वान स्टार? छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक उसके साथ उलझे रहने के बाद भी फियर्स स्वान स्टार एक ब्लडी स्टोन हासिल कर लेगा। सामने वाले की स्ट्रेंथ सच में बहुत तगड़ी थी। और वो 5वां ब्लडी स्टोन? हे, वो एक आम से आदमी के पास है। उस बंदे का नाम छू लिन है। उस पतले आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक कमजोर से आदमी ने न सिर्फ दूसरों के हाथों से ब्लडी स्टोन छीन लिया, बल्कि फियर्स स्वान स्टार की इतनी भारी घेराबंदी से बचकर निकल भी गया। उस आदमी के हाथ से ब्लडी स्टोन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। छू लिन ने हल्का सा सिर हिलाया। इस आदमी की इंटेलिजेंस सच में काफी अच्छी थी। मैं तुम्हारे पास कुछ प्रेशियस मेटल्स ढूंढने आया हूं। छू लिन ने उस पतले आदमी की आंखों में देखा, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे एक सैटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकेगा। बताओ क्या चाहिए? पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें मुश्किल सवालों से डर नहीं लगता था, बल्कि इस बात से डर लगता था कि कोई सवाल ही ना हो। क्या तुम फायर मैजिक गोल्ड या हेवनली स्पिरिट फायर स्टील ढूंढ सकते हो? ये सुनकर उस आदमी की नजरें जम गईं और फिर उसने हैरानी से छू लिन को देखा। बहुत पहले किसी और ने भी मुझसे ये दोनों चीजें ढूंढने को कहा था, पर अफसोस कि वो मारा गया और मैंने जो न्यूज ढूंढी थी वो बिक नहीं पाई। ओह! चू लिन थोड़ा हैरान हुआ। सिचुएशन के हिसाब से लग रहा था कि वो आदमी कंजेनिटल सोसाइटी का रहा होगा, लेकिन कंजेनिटल सोसाइटी के वो सारे लोग अंडरग्राउंड पैलेस में मारे गए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उन लोगों की मेहनत आखिर में उसी के काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन कितने की है? मुझे ये चाहिए, छू लिन ने एकदम साफ लफ्जों में कहा। पतले आदमी ने अपनी ठुड्डी खुजाई और उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। 3000 टियनक्वान कॉन्गजियांग। ये सिर्फ एक न्यूज है। मुझे पता है कि वो किसके पास है। तुम उससे वो ले पाओगे या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। इंटेलिजेंस का ये बिजनेस सच में बहुत चालाकी भरा था। सिर्फ एक न्यूज के लिए 3000 तियानक्वान कॉन्गजियांग, जो शायद किसी काम की भी ना हो। फिर भी छू लिन ने तियानक्वान कॉन्गजियांग का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ये 1500 तियानक्वान कॉन्गजियांग हैं। अगर तुम्हारी न्यूज काम की निकली तो मैं बाकी का हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। पतला आदमी उसे लपकने के लिए उतावला हो रहा था। उसने पास आकर धीमी आवाज में कहा, इस शहर के मार्केट के आखिर में एक पर्पल बालों वाली औरत रहती है। फायर मैजिक गोल्ड उसी के पास है, लेकिन उसे एक कॉस्मेटिक मेडिसिन बनाने के लिए उस फायर मैजिक गोल्ड की जरूरत है। अगर तुम कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ पाए जो उसे इंप्रेस कर सके तो वो तुम्हें इसे हरगिज नहीं बेचेगी। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं तो उस पतले आदमी ने जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या है, पर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इन तरीकों से शुरुआत करो। पहला, उस पर्पल बालों वाली औरत के फायर मैजिक गोल्ड से दवाई बनाने के सक्सेस रेट 30% से भी कम है। अगर तुम उसे कोई और ब्यूटी मेडिसिन लाकर दे सको तो तुम्हें फायर मैजिक गोल्ड आराम से मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि वो औरत हाल ही में किसी को मारना चाहती है। जिस इंसान को वो मारना चाहती है उसकी स्ट्रेंथ टियानक्वान स्टेट के मिडिल लेवल से भी ज्यादा है। अगर तुम उसका ये काम कर दो तब भी तुम्हें वो कीमती और मिल सकता है। और आखिरी बात, उस पतले आदमी ने एक हवस भरी मुस्कान दी। वो औरत मर्दों के साथ मजे करने की बहुत शौकीन है। हाल ही में उसका एक लवर मारा गया है शायद। ठीक है। चू लिन ने उसे घूर कर देखा और बाकी के टियानक्वान क्रिस्टल उस पतले आदमी की तरफ फेंक दिए, फिर मुड़कर वहां से चला गया। पतले आदमी का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींचकर फोड़ दिया हो। उस आदमी की आवाज भले ही जवान लग रही थी, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में बहुत कमाल की थी। मार्केट के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही शानदार विला था। छू लिन ने आराम से डोरबेल बजाई। ऐसे प्लैनेट पर इस तरह की बिल्डिंग देखकर ही समझ आ रहा था कि विला के मालिक को ऐशो आराम की जिंदगी का कितना शौक था। अंदर आ जाओ। फ्रंट डोर एक हल्की सी आवाज के साथ अपने आप खुल गया और चू लिन ने अंदर कदम रखा।
कमरे में एक बेहद खूबसूरत औरत सिगरेट पी रही थी। उसने अपनी टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी और ब्लैक सिल्क से ढकी हुई उसकी लंबी टांगें यकीनन उस औरत की सबसे बड़ी खूबी थीं। उसके पर्पल बाल और पर्पल रंग की लिपस्टिक से सजे गीले होंठ देखकर चू लिन को तुरंत एक इंसान की याद आ गई, पर्पल मून। सोफे पर लेटी उस औरत ने अपने बालों को देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लवर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो? पर्पल बालों वाली औरत अब अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रही थी। उसने खुद को अपने होंठ चाटने से नहीं रोका। हाँ, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूं। चू लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये औरत आखिर क्या सोच रही थी? मैडम, मैं फायर मैजिक गोल्ड ढूंढ रहा हूं। क्या? बिल्कुल नहीं, पर्पल बालों वाली औरत ने ठंडी आवाज में कहा। उम्र बढ़ने के साथ ही वो अपनी खूबसूरती को लेकर और भी ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। फायर मैजिक गोल्ड ही उसकी जवानी वापस लाने की इकलौती उम्मीद थी। मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा, चू लिन ने शांत आवाज में कहा। सच में? पर्पल बालों वाली औरत की आंखें सिकुड़ गईं। उसे सच में किसी को मरवाना था और उस इंसान का मरना उसके लिए बहुत जरूरी था। खूबसूरती से भी ज्यादा अगर वो उस औरत को मार सके तो उसका कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता था और कल्टीवेशन बढ़ने से वो अपने आप जवां दिखने लगेगी। ठीक है। पर्पल बालों वाली औरत सोफे पर लेट गई और उसका चेहरा फिर से सुस्त हो गया। जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, उसके मुंह से धुएं का एक बड़ा बादल बाहर निकला। उसने अपनी 2 उंगलियों से सिगरेट पकड़ी और फिर से एक हल्का सा कश लिया। पर्पल बालों वाली वो औरत पूरी तरह से रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गई। उसका खूबसूरत कर्व वाला शरीर सोफे पर ऐसे पसरा हुआ था जो किसी को भी ख्यालों में खो जाने पर मजबूर कर दे। हाँ, पर जिस इंसान को मैं मारना चाहती हूं वो टियांग स्टेट के मिडिल लेवल में है और वो 1 से ज्यादा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उसे मार सकते हो? चू लिन ने शांति से अपनी एक उंगली उठाई। उसकी उंगली के पोर पर सिल्वर व्हाइट बिजली की चिंगारी कड़कते हुए चमकने लगी। पर्पल बालों वाली औरत की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो आगे की तरफ झुकी। उसके मुंह में दबी सिगरेट कांपने लगी और लगभग गिरने ही वाली थी। वो बुरी तरह खांसने लगी। उस सिल्वर लाइटनिंग से पर्पल बालों वाली औरत को एक भयंकर खौफ महसूस हुआ। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं था। बस कुछ ही पलों में उस औरत के दिमाग में कई ख्याल दौड़ गए। एक ताकतवर और बेपरवाह लोन रेंजर। इस ब्लड स्टार पर ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? क्या ये कोई अजनबी है? जेडाई हंटर चेंग ची, शाओ शिउपिंग, या फिर वो चू लिन जिसके चर्चे हाल ही में हर जगह हो रहे हैं? पर्पल बालों वाली औरत खुद को ख्याली पुलाव पकाने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई और उसने अपने होंठ चाटे। उसकी टांगें आपस में कसने लगीं। ये आदमी सच में बहुत पावरफुल है। उस औरत और उसके साथियों को मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा ये दिखने में भी बुरा नहीं है। काश ये हमेशा के लिए मेरे साथ रह पाता। जब पर्पल बालों वाली औरत ये सब सोच ही रही थी तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बड़ी बहन, पिछली बार वाला वो आदमी फिर से आपसे पैसे मांगने आया है, दरवाजे के बाहर खड़े पर्पल बालों वाली औरत के छोटे भाई ने चिल्लाकर कहा। पर्पल बालों वाली औरत के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नजर आया। कुछ दिन पहले ही उसने एक आवारा आदमी के साथ रात बिताई थी। वो बस थोड़ा मजा करना चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसी पर डिपेंड हो गया। उसने कई बार उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की। अगर वो दिखने में हैंडसम ना होता तो उसने कब का उसे मारकर नदी में फेंक दिया होता। पर इस बार चू लिन को देखने के बाद पर्पल बालों वाली औरत का बाहर खड़े उस आदमी से सारा पेशेंस खत्म हो चुका था। उसे बाहर ले जाकर मार डालो। क्या उसे सच में लगता है कि गान कियान के पैसे लेना इतना आसान है? पर्पल बालों वाली औरत ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी उंगलियों से दबाकर सिगरेट की आग बुझा दी। ठीक है। बाहर खड़ा छोटा भाई बहुत फुर्तीला था। कुछ ही देर बाद बाहर से गालियों की आवाज आई और फिर एक दर्दनाक चीख गूंजी। जल्दी ही चू लिन को खून की बदबू आने लगी जो पूरे घर में फैल गई थी। चू लिन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ये औरत कोई शरीफ इंसान नहीं थी। वो सच में बहुत जालिम थी जो किसी की भी जान ले सकती थी। और इस औरत के चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे एक इंसान की जान जाने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उस औरत ने अपनी कमर और शरीर को ऐसे मोड़ा कि उसका खूबसूरत फिगर चू लिन की आंखों के सामने आ गया। उसकी पर्पल आंखें नम और बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं। उसने चू लिन को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। हैंडसम बॉय, अभी तो बहुत वक्त है। हम नहीं। चू लिन तेजी से साइड में हट गया और उसकी स्पीड उस औरत की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मैं बस अपना काम करूंगा, तुम मुझे पे करोगी। ये ऑर्डर खत्म होने के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम्फ। गान कियान को थोड़ा बुरा लगा। उसने अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और ठंडे दिमाग से पीछे मुड़ी। तो चलो चलते हैं। एक बहुत बड़ा पीला रेगिस्तान जहां की रेत हल्की लाल लग रही थी। अगर कोई ध्यान से जमीन की रेत को देखे तो उसे पता चलेगा कि उस पीले रंग की रेत में अनगिनत लाल रंग के धूल के कण मिले हुए थे, जिसकी वजह से पूरा ब्लड स्टार लाल रंग का दिखाई देता था। रेगिस्तान में लोगों का एक ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनमें सबसे आगे चलने वाली औरत चू लिन की जान पहचान वाली पर्पल मून थी।
अंडरग्राउंड पैलेस वाले मामले के बाद पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन अपने छोटे भाइयों को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए एक सुनसान जगह पर चले गए थे। उन्होंने तब तक उस छुपी हुई घाटी को नहीं छोड़ा था जब तक कि उनके आधे से ज्यादा रिसोर्सेज खत्म नहीं हो गए। वो मशहूर ब्लडी ट्रेजर उनसे बहुत दूर था, इसलिए पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन उसमें हिस्सा ही नहीं लेना चाहते थे। इस बार वो रेगिस्तान में सिर्फ ये खबर सुनकर आए थे कि इस इलाके में फॉरेन बीस्ट्स का एक छोटा सा घोंसला है, इसलिए उन्होंने किस्मत आजमाने का रिस्क लिया था। क्या पता कुछ ब्लड क्रिस्टल्स ही हाथ लग जाएं। रेगिस्तान में चलते हुए ब्लैक फैल्कन ने एक वांटेड वारंट पकड़ रखा था। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अपने छू लिन भाई सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। उन्होंने अकेले ही ओमिनस स्वान स्टार के पुराने अड्डे में घुसकर 1 लाख टियानक्वान कॉन्गजियांग उड़ा लिए। जियुए की आंखों में हल्की सी खुशी आ गई, लेकिन जल्द ही ये खुशी एक भारी उदासी में बदल गई। वो अब भी छू लिन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। माना कि ये कोई पहली नजर वाला अंधा प्यार नहीं था, लेकिन बंजारों की तरह घूमने वाली पर्पल मून को चू लिन को देखने के बाद एक अजीब सा सहारा महसूस होता था। खासकर जब इतने पोटेंशियल वाले आदमी का साथ ना मिल पाए तो जियुए को हमेशा अफसोस होता था। ब्लैक फैल्कन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब तुम चू लिन से मिलो तो उसे सीधे अपने दिल की बात कह देना। तुम तो वैसे भी किसी से नहीं डरती ना, फिर ऐसी चीजों से क्यों पीछे हट रही हो। पर्पल मून धीरे से हंसी। उसने अपनी आंखें घुमाई और इस बेवकूफ आदमी से कुछ भी कहना बेकार समझा। ब्लैक फैल्कन अभी कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। संभलकर सामने से एक बड़ा ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। पर्पल मून का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। ये तो वही है। दर्जनों लोगों ने आकर जियुए के करीब 10 लोगों को हर तरफ से घेर लिया। उनके लीडर और जियुए का हुलिया बिल्कुल एक जैसा था, पर्पल बाल और पर्पल आंखें। वो दोनों एक ही जगह से आई थीं। पर्पल मून, आज आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गई। गण कियान ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों का सारा नखरा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खौफनाक जुनून ने ले ली थी। उनकी पर्पल कोर रेस आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। उनके शरीर के खून में एक खास तरह की एनर्जी बसी होती थी जिसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सिर्फ पर्पल कोर रेस के लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते थे। जब इस बात का पता चला तो हमेशा लड़ाइयों से दूर रहने वाले पर्पल कोर के लोगों ने मार काट का एक खौफनाक खेल शुरू कर दिया। अनगिनत पर्पल कोर वालों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनों का ही खून बहाया। बस कुछ ही महीनों में फलता फूलता पर्पल कोर एक बहुत रेयर और कीमती रेस में बदल गया। यूनिवर्स में कई ताकतवर लोगों का कहना था कि पर्पल कोर क्लैन का हर ताकतवर इंसान एक पत्थर दिल और बेरहम इंसान होता है, और ये बात 100% सच थी। गान कियान अपनी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पर्पल कोर क्लैन की पर्पल मून उसका शिकार थी। वो दोनों काफी लंबे समय से आपस में उलझी हुई थीं, पर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। लेकिन इस बार गान कियान पूरे कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि वो अपने साथ एक बहुत तगड़ा बैकअप लेकर आई थी। ये वो है। अपने चेहरे पर हुड पहने छू लिन हक्का बक्का रह गया। वो पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन से 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले अलग हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी और जगह पर यूं टकरा जाएंगे। उसी पल छू लिन थोड़ा हिचकिचाया। अगर वो किसी को नहीं जानता तो वो ब्लड स्टार के इन जालिम लोगों की कोई परवाह नहीं करता। अगर उसे मारना होता तो वो सीधा मार देता। लेकिन चूंकि बात जियुए की थी जिसे वो पहले से जानता था, तो उसने सोचा कि चलो पहले देखते हैं क्या होता है। पर्पल मून के साथ काफी वक्त बिताने के बाद उसे लगा था कि पर्पल मून कोई बुरी इंसान नहीं थी जिसे मार दिया जाए। खासकर अंडरग्राउंड पैलेस से पहले जब चूलिन ने अकेले ही अजीबोगरीब जानवरों को दूसरी तरफ भगाया था, तब पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन इतने गुस्से में थे कि वो बाई वेनमाओ को जान से मारना चाहते थे। चूलिन आज भी जियुए की उस बात की कद्र करता था। गन कियान का चेहरा गुरूर और घमंड से चमक रहा था। पर्पल मून, तुम खुद अपनी जान दे दो, मैं तुम्हारे छोटे भाइयों को जिंदा जाने दूंगी। पर्पल मून ने अपने दांत पीसे और एक गहरी सांस ली। उसका सीना गुस्से से तन गया था। गण कियान, तुम्हारी और मेरी पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा पर्पल कोर क्लैन वैसे ही खत्म होने की कगार पर है। हम सबको एक दूसरे की जान क्यों लेनी चाहिए। गन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पर्पल कोर क्लैन खत्म हो या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। पर्पल कोर क्लैन के पुराने लोगों ने जो किया, मैं बस उनसे सीखना चाहती हूं। पर्पल मून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगी? पहले तुम मुझे पकड़ नहीं पाई थी, तो अब क्या खाक पकड़ोगी? एक तेज आवाज आई। पर्पल मून के शरीर से अचानक जीन एनर्जी फूट पड़ी। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो टियानक्वान स्टेट के लेटर स्टेज के एक कदम और करीब पहुंच गई थी। ब्लैक फैल्कन और बाकी लड़कों ने भी पूरा साथ दिया। उन्होंने अपना मोमेंटम और प्रेशर बाहर निकाल दिया। पहले के मुकाबले उनमें काफी प्रोग्रेस हुई थी। अगर गान कियान आज भी अपने पुराने लेवल पर होती तो वो लोग पक्का जीत जाते। ये घटिया औरत इतनी जल्दी स्ट्रांग हो गई। गण कियान की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। पर्पल मून की इस ताकत को देखकर गान कियान आराम से हंसी। उसने फायर मैजिक गोल्ड का लालच देकर टियानक्वान स्टेट के लेटर पीरियड वाले एक ताकतवर इंसान को अपने साथ मिला लिया था। तुम कमीनों की अब क्या औकात रह गई है। गण कियान ने अपना शरीर हल्का सा साइड किया। उसकी गैंग के लोगों को भी पीछे हटकर रास्ता देना पड़ा।
इसके बाद चू लिन सीधा पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन के सामने आ गया। लेट टियानक्वान। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन डर से सुन पड़ गए। उन्होंने अंडरग्राउंड पैलेस और आयन सिटी के आयन केज वाले मामले का एक्सपीरियंस लिया हुआ था। उन्हें अच्छे से पता था कि टियानक्वान के लेटर पीरियड और मिडिल स्टेज के बीच कितना बड़ा गैप होता है। अगर सच में लड़ाई हुई तो अलग अलग भागने के अलावा बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन पर्पल मून के उन 10 से ज्यादा लोगों को गान कियान की गैंग ने पूरी तरह घेर रखा था। यहां से बच निकलना इतना आसान नहीं था। आज पक्का कुछ बुरा होने वाला था। जीवे का शरीर हल्का सा कांप उठा। टियानक्वान स्टेट के लेटेस्ट स्टेज का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा और खतरनाक था। काश वो बाहर घूमने नहीं निकली होती। अब न सिर्फ वो खुद मुसीबत में फंस गई थी, बल्कि उसने अपने भाइयों की टीम को भी खतरे में डाल दिया था। बॉस। सीने पर ड्रैगन और टाइगर जैसी महक वाला एक हट्टा कट्टा आदमीगण क्यान के पास आया। उसकी आंखों में एक गंदी नीयत की चमक थी। पर्पल मून बहुत खूबसूरत औरत है। क्या मैं हे। गान कियान को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके गंदे दिमाग ने अचानक एक नए प्लान के बारे में सोचा। पर्पल कोर क्लैन और बाकी इंसानों के मिलने से आधे पर्पल कोर क्लैन वाले लोग ही पैदा होंगे। अगर पर्पल मून का इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाई जाए तो। उसके दिमाग में अचानक बिजली जैसी एक सोच कौंधी और ये आइडिया तुरंत उसके दिल में बैठ गया। पर्पल मून जैसी औरत को ऐसे ही मरने नहीं दिया जा सकता था। इसे पकड़ लो और अपने कल्टिवेशन का जरिया बना लो। बहुत बढ़िया। गान कियान जोर से हंसी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। हम पर्पल मून को जिंदा पकड़ेंगे और तुम सब उसके साथ मजे करना। कैसा रहेगा? गण कियान की बात सुनते ही चारों तरफ एक जबरदस्त जोश फैल गया। उन जालिम लोगों के अंदर एक अजीब सा पागलपन उफनने लगा। कमाल का आइडिया है। बड़ी बहन की जय हो। हम इन कचरे जैसे लोगों को जान से मार डालेंगे। गान कियान मुस्कुराई, क्योंकि लोगों का लालच और जोश अब 7वें आसमान पर था। पर्पल मून को अब और भी ज्यादा डर महसूस हुआ। उसके दिल में गुस्सा और बेइज्जती की आग जल रही थी। उसकी पर्पल आंखें गान कियान को घूर रही थीं। ये औरत सच में बहुत ही घटिया थी। हम इनसे लड़ेंगे। ब्लैक फैल्कन का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। वो और जियुए बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने हमेशा दोस्ती की कद्र की थी। वो भला जियुए को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था? और वैसे भी अगर वो यहां से भागना भी चाहता तो भी बचकर नहीं निकल सकता था। लड़ो इन कमीनों से। हम मर जाएंगे पर तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे। पर्पल मून की तरफ से ऐसी ही कुछ बिखरी हुई चिल्लाने की आवाजें आईं। लेकिन उनकी इन बातों से गण कियान के लोगों की हंसी छूट गई। गण कियान ने जम्हाई ली। रेगिस्तान का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका अपना घर इससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल था। इतनी देर बाहर रहने के बाद वो उड़कर वापस जाना चाहती थी और उसी जाने पहचाने सोफे पर लेटकर सिगरेट पीना चाहती थी। और अगर वहां कोई मर्द उसकी सेवा करने के लिए हो तो और भी अच्छा है। गण कियान ने अपना हाथ घुमाया और बोली, मजाक बहुत हो गया। पर्पल मून को छोड़कर बाकी किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मार डालो। दोनों तरफ से जेनेटिक एनर्जी तेजी से उफनने लगी। द मून ची कट। पर्पल मून ने अपनी मुड़ी हुई तलवार चलाई और चांद के आकार की एक पर्पल रोशनी सीधा गान कियान के सिर की तरफ काटने के लिए बढ़ी। आज जियुए के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस चुड़ैल गान कियान को जान से मारना है। भले ही उसे और उसके भाइयों को यहीं क्यों न दफन होना पड़े, पर वो उसे नहीं छोड़ेगी। रेड क्लाउड ब्लेड। गान कियान ने अपनी तलवार से पर्पल मून पर हमला किया। हवा में किसी धातु के टकराने की डिंग जैसी तेज आवाज गूंजी। लाल रंग की सीधी तलवार और पर्पल रंग की मुड़ी हुई तलवार आपस में जोर से टकराई थीं। दोनों औरतों ने एक दूसरे को खतरनाक नजरों से घूरा। एक की आंखों में लालच भरा हुआ था और दूसरी उसे कच्चा चबाकर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। दोनों औरतें बराबर की टक्कर दे रही थीं। जियुए की हाल ही में की गई कड़ी मेहनत से उसे हल्का सा फायदा जरूर मिल रहा था, पर वो गण कियान पर पूरी तरह से भारी नहीं पड़ पा रही थी। गान कियान ने अपने पीछे की तरफ चिल्लाकर कहा, जनाब, मैंने आपको अभी तक अपना फायर मैजिक गोल्ड नहीं दिया है। जल्दी आइए और मेरी मदद कीजिए। छू लिन ने अपने होंठ सिकोड़े। फायर मैजिक गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा उसे अपने ही दोस्तों को मारने के लिए मजबूर करना चाहता था। छू लिन का मजाकिया अंदाज अचानक बाहर आ गया। फायर मैजिक गोल्ड का वो छोटा सा टुकड़ा उस औरत के सीने के बीच में छुपा हुआ था। ये औरत सच में चीजें छुपाने में बहुत माहिर थी। छू लिन ने आगे कदम बढ़ाया। उसका मोमेंटम अब थोड़ा खतरनाक लग रहा था। ये देखकर गान कियान की तरफ के सभी लोग जोश में आ गए, जबकि पर्पल मून की टीम की हालत एकदम खराब हो गई थी। टियानक्वान स्टेट के लेटर पीरियड का ताकतवर फाइटर अब हमला करने वाला था। हवा के चीरने की आवाज आई। छू लिन तेजी से आगे बढ़ा और उसने गण कियान के सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। गान कियान को अचानक अपने सीने में एक तेज चीरने वाला दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो काले कपड़े में ढका हुआ एक मुक्का उसके सीने के आर पार हो चुका था। वो मुक्का खून से सना हुआ था और उस हाथ ने वो फायर मैजिक गोल्ड कसकर पकड़ा हुआ था। एक दर्दनाक चीख गूंजी और पूरा माहौल अचानक एकदम शांत हो गया। वहां मौजूद हर इंसान की जैसे सांसें अटक गई थीं। वो सब डरे हुए चेहरों के साथ बस छू लिन और गण कियान को ही देख रहे थे। गण कियान का छोटा भाई हैरानी और सदमे में था। क्या ये टियानक्वान स्टेट का मास्टर उनका आदमी नहीं था?
इसने बड़ी बहन पर हमला क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? गणकियान की आंखों में अभी भी यकीन न कर पाने वाला भाव था। इन दिनों उसने छू लिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, खाना पीना और यहां तक कि रात में छुपकर वो उसके पास भी गई थी। हालांकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर इस आदमी ने उसके साथ इतनी बेरहमी से मारकाट क्यों की? हवा का एक झोंका आया और छू लिन के हुड का एक कोना हल्का सा उड़ गया। गानकियान के बिल्कुल सामने खड़ी पर्पल मून की खूबसूरत आंखों ने वो चेहरा देख लिया। छू लिन, ये तुम कैसे हो सकते हो? छू लिन? गणकियान ने हाफते हुए उसी नाम को दोहराया। उसने अपने पीछे खड़े चू लिन को देखा और फिर पर्पल मून के चेहरे पर आई उस खुशी को देखा। उसे अब जाकर समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये सब अचानक ऐसे कैसे पलट गया? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गणकियान ने खून खांसते हुए बड़ी मुश्किल से पूछा। चू लिन की जेनेटिक एनर्जी उसके शरीर के अंदर घुसकर तबाही मचा रही थी। वो सिर्फ टियानक्वान स्टेट के मिडिल स्टेज की एक नॉर्मल फाइटर थी और इस भयानक फोर्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। छू लिन ने अपना हाथ बाहर खींचा। उसने फायर मैजिक गोल्ड को अपने हाथ में पकड़ा और हल्की सी धूप में उसकी तरफ देखा। हाँ, ये बिल्कुल वही था जो उसे चाहिए था। गणकियान किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अभी भी हार न मानने वाली बेबसी थी। शतरंज की चाल में वो बस एक कदम से चूक गई। उसने टियानक्वान स्टेट के लेटर स्टेज के एक मास्टर को ढूंढा था, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जीव का ही साथी निकलेगा। भगवान भी जैसे उसके खिलाफ था। उस गैंग में बुरी तरह भगदड़ मच गई। भागो यहां से! धमाके की तेज आवाज गूंजी। वो 40-50 लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे। छू लिन ने अपनी हथेली खोली और उसे जोर से भींच लिया। एक रेड ट्वाइलाइट थंडर अनगिनत बिजली की चिंगारियों में बिखर गई और उस भीड़ के ऊपर गोलियों की तरह बरसने लगी। हम जीत गए? जियुए के छोटे भाइयों ने एक दूसरे को देखा। टियानक्वान स्टेट के लेटर पीरियड वाला वो मास्टर अचानक उनके साथ हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक आक्रामक दिखने वाली बैंडिट लीडर गानकियान पलक झपकते ही घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सब कुछ एकदम अनरियल था। कड़कड़ाने की तेज आवाज आई। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का वो गुच्छा 50 से भी ज्यादा थंडर एंड लाइटनिंग की बीम्स में बदल गया। उन्होंने एकदम सटीक निशाना लगाकर हर किसी पर वार किया और कोई भी बच नहीं पाया। गानकियान रास्ते में ही यहां आई थी, इसलिए चू लिन को अच्छे से पता था कि गानकियान के साथ रहने वाले ये सभी लोग बहुत ही जालिम बैंडिट्स थे। इनमें से कोई भी जिंदा छोड़ने लायक नहीं था। हवा में मौजूद गानकियान की गैंग के लोगों को इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ने एक एक करके नीचे गिरा दिया। लेकिन टियानक्वान के अर्ली डेज वाले कुछ ताकतवर लोग किसी तरह खुद को संभाल पा रहे थे। वो हवा में डगमगा रहे थे और तुरंत रेगिस्तान में नहीं गिरे। ब्लैक फैल्कन ने एक अजीब सी नजर से चू लिन को देखा। टियानक्वान स्टेट के अर्ली डेज में चू लिन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर के दम पर जो डाओ को हरा दिया था। अब वो लेट टियानक्वान स्टेट का मास्टर था, तो पता नहीं वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। मार डालो इन्हें, कोई भी भागने ना पाए। ब्लैक फैल्कन ने अपना सिर हिलाया और चारों तरफ चिल्लाकर बोला। दर्जनों लोग हवा में उड़े और भागते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। छू लिन, पर्पल मून की आंखें हल्की सी चमकीं। आज खतरे के वक्त उसे बचा लिया गया था। इस बार उसके दिल पर पड़ा असर अंडरग्राउंड पैलेस की उस घटना से भी ज्यादा गहरा था, जब चू लिन ने अकेले ही उन अजीब जानवरों को दूर भगाया था। हीरे जैसा सख्त दिल भी पिघल गया था। इतना हैंडसम जवान और हाई पोटेंशियल वाला लड़का जिसने आज मुश्किल घड़ी में उसकी मदद की थी। ऐसे आदमी को देखकर पर्पल मून जैसी औरत का दिल कैसे नहीं पिघलता? क्या हुआ? छू लिन हैरान था और उसने मुस्कुराते हुए कहा। किसी बड़ी बहन जैसे रॉब वाली औरत भी ऐसे एक्सप्रेशन दे सकती थी। चू लिन ने जमीन पर पड़ी गानकियान की लाश की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें अपने क्लैन के लोगों की एनर्जी की जरूरत नहीं है? तुम जाकर उसकी पावर ले सकती हो। इस केओटिक ब्लड स्टार अरीना में तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। पर्पल मून ने साफ तौर पर सिर हिलाया और नीचे जमीन पर उतर गई। एक तेज आवाज के साथ चाकू ने गणकियान का सीना चीर दिया। उसकी जिंदगी की आखिरी लौ भी बुझ गई और गणकियान ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। पर्पल मून ने जल्दी से एक हैंडप्रिंट बनाया। गणकियान का शरीर हल्का सा हिला और फिर उसके दिल से लाल खून का एक गोला बाहर निकल आया। उस खून के बिल्कुल बीच में एक ठोस पर्पल रंग की चीज थी, जो सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर थी। पर्पल मून ने उस खून में से वो पर्पल हार्ट ब्लड निकाला और उसे हल्के से दबाया। वो चीज उसकी उंगलियों पर पिघल गई और पर्पल मून की एनर्जी आंखों देखी स्पीड से तेजी से बढ़ने लगी। चू लिन अभी भी उस फायर एन्चांटिंग गोल्ड को देख रहा था, पर पर्पल मून के अचानक बदलने से उसका ध्यान भी खिंच गया। उसे लग रहा था कि उस चमकदार पर्पल जेड जैसी चीज में बहुत ही नॉर्मल सी जीन एनर्जी थी। वो तो उसी साइज के ब्लड क्रिस्टल जितनी भी रिच नहीं थी, लेकिन पर्पल मून पर इसका असर सच में बहुत भयानक था। पर्पल मून की बढ़ती ताकत के आगे टियानक्वान स्टेट के लेटेस्ट स्टेज का बैरियर कोई रुकावट नहीं डाल पाया। वो आसानी से लेट टियानक्वान स्टेट को पार कर गई। उसकी सांसें और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थीं। क्या वो एक ही बार में टियानक्वान स्यूडो स्वान तक पहुंच जाएगी? छू लिन हैरानी से सोचने लगा।
उस पर्पल कोर क्लैन की जरा सी एनर्जी उसके 1 लाख टियानक्वान कोंगजियांग से भी ज्यादा काम की थी। तभी तो गान कियान पर्पल मून को मारने के लिए इतनी पागल हो रही थी। अब समझ आया कि पर्पल कोर क्लैन कुछ ही महीनों में लगभग खत्म कैसे हो गया। इस पावर के लालच में कोई भी इंसान अपने दिल के लालच को कैसे रोक सकता था। ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहां कुछ भी मुमकिन है। पर्पल मून में एक और बदलाव आया। ना सिर्फ उसका कल्टीवेशन बढ़ा बल्कि उसका शरीर एनर्जी के साथ और भी ज्यादा कंपैटिबल हो गया था। आसमान और जमीन के बीच मौजूद फ्री एनर्जी अपने आप उसकी तरफ खिंचने लगी थी। पर्पल कोर क्लैन की एनर्जी न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ा सकती थी बल्कि उसका पोटेंशियल भी बढ़ा सकती थी। छू लिन ने अपना सिर हिलाया और इन बातों को दिमाग से निकाल दिया। वो पर्पल कोर क्लैन से नहीं था तो उसे इन चीजों की परवाह क्यों करनी चाहिए। उसका मकसद पूरा हो चुका था, अब यहां से निकलने का वक्त आ गया था। पर्पल मून, छू लिन में दोनों ने एक ही समय पर बोलना शुरू किया और एक दूसरे को देखा। वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। ब्लैक फैल्कन ने गान कियान के बैंडिट्स को मार गिराया और हवा से सीधा नीचे उतरा। उन दोनों को इतने प्यार भरे अंदाज में देखकर उसने 2 बार खांसा। मुझे कुछ और काम भी है, मैं जाकर देखता हूं कि वहां कोई और बैंडिट बचकर भाग तो नहीं रहा। इतना कहकर ब्लैक फैल्कन वहां से भाग निकला और चू लिन और पर्पल मून को अकेला छोड़ दिया। जियुए ने अपने पर्पल बालों को कानों के पीछे किया और अपनी चमकदार आंखों से बड़े प्यार से छू लिन को देखा। छू लिन, मुझे अपने साथ ले चलो। छू लिन हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी इतनी सीधी और साफ बात की उम्मीद नहीं की थी। छू लिन भी गहरी सोच में पड़ गया। क्या वो पर्पल मून को पसंद नहीं करता था? अगर पर्पल मून ब्लू स्टार पर होती तो वो बेशक एक टॉप क्लास खूबसूरत लड़की मानी जाती। इसके अलावा उसके पर्पल बाल और पर्पल आंखों का वो विदेशी अंदाज किसी को भी दीवाना बना सकता था। लेकिन सिर्फ पसंद करने और प्यार करने में बहुत फर्क होता है। छू लिन अभी भी यूं को ढूंढ रहा था तो वो किसी और औरत के साथ कैसे जुड़ सकता था। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर सकती हूं। पर्पल मून ने अपने होठों को हल्के से दबाया। छू लिन उसे और भी ज्यादा समझदार लग रहा था। ऐसे इंसान के लिए उसके अंदर बहुत पेशेंस था। छू लिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मैं ब्लड स्टार अरीना में किसी को ढूंढने आया हूं। अच्छा? पर्पल मून ने अपनी भौहें उठाईं और उसका अंदाज अचानक बदल गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे जैसे वो हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर तो मैं और भी ज्यादा ट्राई करूंगी। उसका नाम क्या है? छू लिन ने सिर हिलाया। उसका नाम यूं है। 1 घंटे बाद जियू ने पक्के इरादे के साथ छू लिन के साथ चलने का फैसला किया और अपने पुराने दोस्तों को अलविदा कहा। ब्लैक फैल्कन ने गहरी सांस ली। पर्पल मून ने आखिरकार अपना फैसला कर ही लिया था। उन जैसे लोन वुल्व्स को अभी भी पूरी दुनिया में आवारा घूमना था। उसने हाथ हिलाकर अपने उदास साथियों को वापस आने का इशारा किया। चलो चलें। भले ही वो कभी साथी रहे हों, लेकिन वो कभी भी उसकी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। पर्पल मून उन दूर जाते हुए लोगों को देखती रही जब तक कि वो सब आसमान में गायब नहीं हो गए। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो, हम भी चलते हैं। ब्लडी ट्रेजर खुलने में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा था। छू लिन और पर्पल मून धीरे धीरे ब्लडी ट्रेजर की दिशा में आगे बढ़ने लगे। छू लिन को जो पता चला था उसके हिसाब से ब्लडी ट्रेजर कभी इस प्लैनेट का एक बहुत मशहूर और ताकतवर धर्म हुआ करता था। उसके अंदर मटीरियल्स के पहाड़ और अनगिनत किताबें भरी हुई थीं। और सबसे बड़ी बात, वो इस जगह का सबसे गहरा और कीमती खजाना था। जिसे भी वो मिल जाएगा वो सीधा आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। जिस इलाके में ब्लडी ट्रेजर खुलने वाला था वहां ईस्ट की लगभग सभी फोर्सेज और दमखम रखने वाले सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। लोगों की भीड़ किसी समंदर की लहर जैसी थी। इंसानों का एक न खत्म होने वाला सैलाब बस एक ही दिशा में भागे जा रहा था। ये नज़ारा सच में हैरान करने वाला था। जब चू लिन और पर्पल मून ब्लडी हॉल के बाहर एक पहाड़ी पर उतरे तो उन्होंने हवा में टिड्डियों के झुंड की तरह उड़ती हुई भीड़ को देखा। पूरे ईस्टर्न एरिया के लगभग आधे लोग यहां आ चुके थे। इस ब्लडी ट्रेजर की अट्रैक्शन सच में बहुत डरावनी है। ब्लडी ट्रेजर के ठीक पास में एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। हर तरफ से आए ताकतवर लोगों की भीड़ ने उस शहर को लगभग कुचल ही दिया था और यहां तक कि शहर की दीवारें भी टूटकर जमीन में मिल गई थीं। ब्लड टेम्पल का साइज बहुत विशाल था और वहां कुल मिलाकर 6 सुनसान टेम्पल्स थे। लेकिन फिर भी वो समंदर की तरह उमड़ती हुई लोगों की इस भीड़ को नहीं संभाल पा रहा था। चारों तरफ भीड़ आपस में खुसुर पुसुर कर रही थी। 3 दिन बाद ब्लडी ट्रेजर खुलने वाला है। सुना है कि वहां हर तरफ खजाने ही खजाने हैं। ये कभी एक बहुत पावरफुल चर्च हुआ करता था। अगर हमें वहां थोड़ा सा भी खजाना या इनहेरिटेंस मिल जाए तो इस ब्लडी अरीना में जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे, इतनी सारी पावरफुल फोर्सेज आ रही हैं, पता नहीं कितने डेड ब्लड डीमन स्टार्स आएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई खास स्किल नहीं है तो खजाना कैसे मिलेगा? तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ यही फोर्सेज सामने आई हैं? असल में बहुत से मास्टर्स अंधेरे में छुपे हुए हैं। हमारी तो बात ही छोड़ दो, जिन बड़ी फोर्सेज के पास ब्लडी स्टोन्स हैं वो खुद भी सेफ नहीं हैं। ये बातें शांति से पर्पल मून और चू लिन के कानों में पड़ रही थीं। जैसे कि स्नेक स्टार, बीस्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, डार्क फॉग स्टार और ऑमिनस युआन स्टार जिनके पास ब्लडी स्टोन्स हैं वो सब ब्लड टेम्पल पहुंच चुके हैं। बस वो मिस्टीरियस चू लिन ही गायब है।
हम्फ छू लिन, क्या वो लड़का डरकर भाग गया? तुमने दीवार पर लगा वो वांटेड साइन नहीं देखा? ओमिनस स्वान स्टार ने 50,000 से भी ज्यादा टियानक्वान कोंगजियांग का इनाम और बढ़ा दिया है। अब चू लिन के पास मौजूद 1 लाख मिलाकर पूरे 2 लाख टियानक्वान कोंगजियांग हो गए हैं। मुझे तो डर है कि वो लड़का सामने आते ही वहीं मारा जाएगा। खजाना पास होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। ये सुनकर जियोए ने दीवार के किनारे लगे उस नोटिस को देखा। जैसी उम्मीद थी वहां छू लिन की तस्वीर लगी हुई थी और ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ओह! छू लिन ने अपना सिर हिलाया। तभी उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं था। आसपास का सारा शोर तेजी से गायब हो रहा था। वहां मौजूद हर इंसान की नजरें छू लिन पर टिकी थीं। उन आंखों में पहले हैरानी थी जो पलक झपकते ही खुशी और लालच में बदल गई। लगता है मैं पकड़ा गया। छू लिन ने अपने आसपास बनी उस खाली जगह को देखा जहां हजारों नजरें सीधे उसी को घूर रही थीं। यही छू लिन है? हर किसी की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। सबने अपनी आंखें फाड़ ली थीं और उनकी नजरों में एक लालची आग जल रही थी। अगर इसे पकड़ लिया तो 2 लाख टियानक्वान कोंगजियांग और ब्लडी स्टोन हमारा होगा। भीड़ में से एक आदमी लालच से भरी आवाज में जोर से चिल्लाया। छू लिन ने एक गहरी सांस ली। ओमिनस स्वान स्टार अभी भी उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। हटो यहां से! भीड़ को धक्के मारते हुए एक ग्रुप बाहर निकला। उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। ये तो फ्लाइंग रेनबो स्टार के लोग हैं और डेड ब्लड डीमन स्टार्स की एक टीम भी। इनका लीडर लेट टियानक्वान स्टेट का मास्टर है। ये ग्रुप चू लिन के आसपास वाली उस खाली जगह में घुस आया जिसे देखकर लोगों में हलचल मच गई। फ्लाइंग रेनबो स्टार का यहां अच्छा खासा नाम था। उनका लीडर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे आया और छू लिन के सामने खड़ा हो गया। चू लिन, अपना ब्लडी स्टोन और सारा टियानक्वान कोंगजियांग मुझे दे दो। मैं तुम्हें ओमिनस क्वान स्टार के हवाले नहीं करूंगा। तुम आराम से जा सकते हो। क्या ख्याल है? उस आदमी के बोलते ही उसके आसपास खड़े दर्जनों लोगों की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। एक साथ कई पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस फूट पड़ीं जो चू लिन को डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन छू लिन को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कदम बढ़ाए और उस आदमी को पार करते हुए शहर की तरफ चलने लगा। जियो भी मुस्कुराई और छू लिन के पीछे पीछे चल दी। चू लिन की इस हरकत से फ्लाइंग रेनबो स्टार का वो लेट टियानक्वान स्टेट वाला मास्टर गुस्से से पागल हो गया। उसने दूर जाते छू लिन को देखा। अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई। उसने अपने हाथ में भारी जीन एनर्जी इकट्ठा की और चू लिन के सिर के पीछे एक जोरदार वार किया। इतने भयानक हमले के बाद भी छू लिन के कदम बिल्कुल नहीं रुके। उसने आराम से अपना हाथ उठाया और पीछे की तरफ घुमा दिया। हवा में अचानक एक विशाल गोल्डन पाम प्रकट हुई। उस हथेली ने मुट्ठी ताने हुए टियानक्वान एरिया के उस ताकतवर आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। उस भयानक फोर्स ने उसे बुरी तरह कुचल दिया और हवा में खून के छींटे उड़ने लगे। एक तेज आवाज आई। टियानक्वान स्टेट के लेटर स्टेज वाला वो ताकतवर फाइटर जमीन पर आ गिरा और किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या मर गया। शहर के दरवाजे पर हो रहा सारा शोर अचानक शांत हो गया। लोगों ने खून उगलते हुए जमीन पर गिरे टियानक्वान के उस ताकतवर मास्टर को देखा। सब के सब सुन्न रह गए थे। फिर उनका लालच एकदम से हवा हो गया। उनके सामने खड़ा ये आदमी वो था जो जिलिन सिटी की इतनी भारी घेराबंदी से बिना खरोंच खाए बच निकला था। छू लिन भी हल्का सा हैरान था। अभी तक उसने फायर मैजिक गोल्ड को पूरी तरह से अब्जॉर्ब भी नहीं किया था, फिर भी गोल्डन टाओ जुए की पावर में जबरदस्त उछाल आ गया था। अगर मेरे हाथ से ब्लडी स्टोन छीनना है तो ऐसे कचरे को मेरे पास मत भेजना, वरना अगर मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा तो मुझे ब्लेम मत करना। छू लिन ने अपनी नजरें वापस लीं और शांत आवाज में कहा। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लिए और किसी की भी अपने इरादे जाहिर करने की हिम्मत नहीं हुई। जाहिर है कि ब्लड टेम्पल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें कुछ बहुत पावरफुल और कुछ घमंडी बेवकूफ लोग भी थे। उन्होंने छुपकर अपनी आंखें उठाईं और छू लिन को घूरने लगे ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। लेकिन छू लिन की तेज सेंसेस से ये नजरें कैसे छुप सकती थीं? उसने ठंडी सांस छोड़ी और कई स्पिरिचुअल स्पाइक्स अलग अलग दिशाओं में तेजी से दागे। हवा के चीरने की आवाज आई। भीड़ में से अचानक कुछ लोगों की दर्द भरी आवाजें आईं। किसी की नाक से खून बहने लगा, किसी की आंखों में खून उतर आया, कोई उल्टियां करने लगा और कुछ तो वहीं मौके पर ही बेहोश हो गए। अंडरग्राउंड पैलेस में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन से मिले कुछ छोटे मोटे स्पिरिचुअल तरीके भले ही बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये एकदम परफेक्ट थे। चू लिन ने पर्पल मून को देखा और बोला, चलो चलते हैं। मुझे बाकी 4 ब्लडी स्टोन्स की लोकेशन पता चल गई है। उन्होंने भी मुझे नोटिस कर लिया होगा। ओमिनस स्वान स्टार भी पक्का वहीं होगा। उस वक्त तुम खुद को बचाने पर ध्यान देना। पर्पल मून हल्के से मुस्कुराई। छू लिन का ये अंदाज उसे बहुत पसंद आया था। न बिना वजह पंगा लेना और ना ही किसी चीज से डरना। वो अपनी कमर मटकाती हुई छू लिन के साथ साथ चलने लगी। ब्लड टेम्पल के अंदर मौजूद 4 ब्लडी स्टोन्स हल्के से हिले। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भी छू लिन की हरकतों को नोटिस कर लिया था। ब्लड टेम्पल का वो शहर बहुत ही शानदार और विशाल था।
उसकी चौड़ी सड़कों पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनके शोर की आवाजें आसमान को छू रही थीं। बिना रुके चू लिन और पर्पल मून सीधे शहर के सेंटर की तरफ गए। शहर के बिल्कुल बीचों बीच बादलों को छूती हुई एक बिल्डिंग खड़ी थी। इस टावर से शहर की हर एक चीज साफ दिखाई देती थी। शहर का सेंटर बाहर वाले इलाके से बिल्कुल अलग था। इसके उलट यहां काफी शांति थी। जाहिर है कि ब्लड डीमन स्टार्स ने अपनी ताकत और खौफ के दम पर यहां का ऑर्डर बनाए रखा था। ब्लड डीमन स्टार लेवल से नीचे की कोई भी फोर्स अंदर नहीं घुस सकती थी। आम लोग सिर्फ ताकतवर लोगों को अंदर बाहर जाते हुए देख सकते थे। उनके लिए वहां कोई जगह नहीं थी। ब्लडी स्टोन्स के बीच एक बहुत ही कमजोर सा कनेक्शन था। इसलिए इस पैलेस और टेम्पल के अंदर चू लिन को 4 अजीब वेव्स महसूस हुईं। ये उन लोगों की पावर थी जिनके पास बाकी के 4 ब्लडी स्टोन्स थे। ये फीलिंग दोनों तरफ से थी। अगर छू लिन उन्हें महसूस कर सकता था तो सामने वाले भी पक्का छू लिन को महसूस कर रहे होंगे। टेम्पल के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लडी हॉल था। ये हॉल किसी बड़े स्क्वायर की तरह बहुत ही चौड़ा था। हॉल के अंदर बड़ी संख्या में लोग शांति से इंतजार कर रहे थे। उन सबकी सांसों में एक भारी ताकत थी और उनमें से कोई भी कमजोर या आसान शिकार नहीं था। यहां मौजूद हर इंसान ईस्ट के ब्लडी अरीना का सबसे बेहतरीन फाइटर था। यहां बैठ पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी। हॉल के बिल्कुल टॉप पर 4 सीट्स एक लाइन में लगी हुई थीं और उन पर 4 लोग शांति से बैठे थे। एक आदमी सांप की तरह ठंडा था। उसके कफ पर एक काला सांप बना था जिसके मुंह में स्नेक कोड धड़क रहा था। एक जंगली और एनर्जी से भरा आदमी वहां आराम से बैठा था, बिल्कुल किसी विशाल भालू की तरह। एक लंबी काले बालों वाली औरत डार्क ब्लैक लेदर कोट पहने हुए थी और उसकी नजरें एकदम सर्द थीं। चौथा चू लिन का पुराना जान पहचान वाला था, सफेद कपड़ों में वो मिडिल एज्ड मैन। उन चारों के अंदर से 4 अलग अलग तरह की भयानक ब्रेथ निकल रही थी और उनकी पावर पूरे टेम्पल में एक दूसरे से टकरा रही थी। 5वां ब्लडी स्टोन आखिरकार सामने आ ही गया। छू लिन? हा। टेम्पल के अंदर किंग इन वाइट की आंखें अचानक चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। टेम्पल हॉल में जो पहले हल्की हल्की खुसुर-पुसुर हो रही थी वो अचानक शांत हो गई। लोगों की आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी। वहां मौजूद कोई भी इंसान कमजोर नहीं था। यहां तक कि बदनाम ऑमिनस स्वान स्टार के सामने भी ये प्लैनेटरी फोर्सेस डरने वाली नहीं थीं। सिर्फ 5 ही ब्लडी स्टोन्स थे और ये पक्का नहीं था कि ये स्टोन्स ब्लडी ट्रेजर खोलने के काम आएंगे या नहीं। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच से ब्लडी स्टोन छीन कर लाना साबित करता था कि वो इंसान बहुत पावरफुल है। इसलिए वहां मौजूद हर कोई एक ब्लडी स्टोन चाहता था, बिना किसी एक्सेप्शन के। हालांकि 5 ब्लडी स्टोन्स के अपने मास्टर्स थे और वो 4 मेजर पावर्स कमजोर नहीं थीं। अगर कोई उनसे ब्लडी स्टोन छीनने की सोचता तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए सबकी नजरें सिर्फ उस अकेले मालिक चू लिन पर टिकी थीं। चू लिन का बैटल रिकॉर्ड बहुत शानदार था और वो फियर्स स्वान स्टार के हाथों से बचकर निकल गया था। लेकिन उसकी ये अचीवमेंट इन फोर्सेस को डरा नहीं सकती थी। वो सब के सब डेड ब्लड डीमंस थे। बीस्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का वो जानवर जैसा दिखने वाला ताकतवर आदमी किसी विशाल भालू की तरह दहाड़ते हुए हंसा हो। छू लिन की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? पर सच में तुम्हारे हाथ से ब्लडी स्टोन छीनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, काले बालों वाली औरत ने ठंडी आवाज में कहा। हम्फ ऑमिनस स्वान स्टार, तुम्हें खबर मिल गई थी कि अंडरग्राउंड पैलेस में एक ब्लडी स्टोन है। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तो एक मामूली सा लड़का तुमसे वो ब्लडी स्टोन कैसे छीन कर ले गया? बीस्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और डार्क फॉग स्टार की ताकत ऑमिनस स्वान स्टार से जरा भी कम नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ भी बोलने में कोई डर नहीं लग रहा था। प्रिंस इन वाइट ने चिढ़ते हुए कहा। उस लड़के की किस्मत अच्छी थी और आखिर में वो ब्लडी स्टोन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके भाग निकला, वरना मैं उसे वहीं मौके पर ही मार देता। प्रिंस इन वाइट ने अफसोस के साथ एक गहरी सांस ली। मुझे डर था कि वो कहीं दूर जाकर छुप जाएगा, पर अब मुझे समझ आ गया कि ये लड़का सच में एक बेवकूफ इंसान है। चूंकि वो यहां आ ही गया है तो उसके हाथ का ब्लडी स्टोन अब अपने असली मालिक के पास वापस आ जाएगा। बात खत्म होते होते किंग इन वाइट की आंखों में जान से मारने का पक्का इरादा झलक रहा था। छू लिन की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। उसके दिल में जो भड़ास थी वो सिर्फ छू लिन की मौत के साथ ही बाहर आ सकती थी। लॉर्ड इन वाइट की बात खत्म होते ही टेम्पल में एक हल्की सी हंसी गूंजी। क्या? ऑमिनस युआन स्टार के पास पहले से ही एक ब्लडी स्टोन है, तो ये दूसरा स्टोन हम जैसे लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास अभी तक कोई स्टोन नहीं है। व्हाइट क्लोथ्स लॉर्ड के होंठ एक बड़ी सी मुस्कान में खिंच गए। उसे बस इसी बात का तो इंतजार था। बिल्कुल यहां बैठे सभी लोग सुन लें, जो भी इस लड़के को मारेगा ये आखिरी ब्लडी स्टोन उसी का होगा। उसकी ये चाल एक तीर से 2 शिकार करने जैसी थी। इससे ना सिर्फ चू लिन की मौत पक्की हो जाती, बल्कि ब्लडी स्टोन मिलने के बाद ये सारे लोग उसे पाने के लिए आपस में ही लड़कट कर मर जाते। हा, तुम बेफिक्र रहो, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए छू लिन का सिर काट कर लाएंगे। हर कोई हंसने लगा, जैसे चू लिन ने पहले ही अपना सिर उनके सामने पेश कर दिया हो और ब्लडी स्टोन पाना कोई बच्चों का खेल हो। हा, क्या इतने सारे लोग मेरी गर्दन से मेरा सिर अलग करने की सोच रहे हैं? टेम्पल में हंसी की आवाजें गूंज ही रही थीं कि अचानक टेम्पल के दरवाजे से एक आवाज आई जो धीरे धीरे सबके कानों में पड़ी। वहां का माहौल तुरंत सुन्न पड़ गया और सबने अलग अलग इरादों के साथ छू लिन की तरफ देखा।
व्हाइट किंग के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल नहीं बदली। उसके हाथ में मौजूद 2 स्टोन बॉल्स लगातार घूम रही थीं और उसके होठों की कुटिल मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक खतरनाक रूप ले चुकी थी। छू लिन? उन सबने छू लिन को एक ठंडी नजर से देखा। पिछले 10 दिनों में वो डेड ब्लड डीमंस के बीच किसी मजाक बनकर रह गए थे। प्रिंस और एल्डेस्ट प्रिंस दोनों ही फियर्स गुआन स्टार में एक के बाद एक बुरी तरह बौखला गए थे और ओमिनस गुआन स्टार के मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को भी इसमें लपेटा गया था। श्योंग भी काले कपड़ों वाला वो ताकतवर आदमी और वो ठंडी औरत सब मजाक उड़ा रहे थे। क्या उसे नहीं पता था कि यहां मौजूद सैकड़ों लोग उसके सिर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? उनके हिसाब से छू लिन के पास टैलेंट, हिम्मत और गुरूर तो था, पर उसका दिमाग कुछ खास नहीं था। जहां इतने सारे डेड ब्लड डीमंस इकट्ठा हुए हों, क्या वहां ऐसे पागलपन दिखाना सही है? उन सबकी नजरों के बीच टेम्पल के दरवाजे पर खड़े उस इंसान ने अंदर कदम बढ़ाया। उसके ठीक पीछे पर्पल बालों वाली पर्पल मून थी। वो दोनों एक के बाद एक टेम्पल के अंदर आ गए। इन दोनों ने तुरंत टेम्पल में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। टेम्पल में घुसते ही चू लिन ने उन 4 मेन सीट्स पर आराम से बैठे प्रिंस इन व्हाइट को देखा और उसके बगल में आर्मर पहने एक आदमी को भी, जिसकी पावर लॉर्ड से भी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। लड़के, अपना ब्लडी स्टोन हमें दे दो, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया है। टेम्पल की वो शांति बस कुछ ही पल टिक पाई। लोगों की आंखों में तेजी से लालच की आग जलने लगी। काली आंखों वाला एक ताकतवर फाइटर सबसे पहले बाहर आया। उसकी ब्रेथ ओमिनस स्वान स्टार के शैडो हैंड से काफी मिलती जुलती थी। वो भी एक ऐसा मास्टर था जो टियानक्वन के लेटर स्टेज में फंसा हुआ था और टियानक्वन स्यूडो श्वान तक नहीं पहुंच पाया था। ये आदमी बहुत उतावला था और उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। उसे लगता था कि जब लड़ना ही है तो उसे सबसे आगे रहना चाहिए। भले ही वो छू लिन को ना मार पाए, पर कम से कम वो अपना दबदबा तो बना ही सकता था। अपनी बात खत्म करते ही वो हवा में उड़ा और छू लिन की तरफ एक जोरदार हमले के साथ फटा। इतने भयानक हमले के सामने भी छू लिन की आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने आराम से अपनी हथेली उठाई और उसके सामने एक गोल्डन हैंड प्रकट हुआ जिसने उस आदमी को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ लिया। हड्डियां टूटने की तेज आवाज आई। टेम्पल में हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी और सबने देखा कि उस ताकतवर फाइटर की पसलियां टूट चुकी थीं। वो उस गोल्डन जायंट के हाथों से बेजान होकर नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। भीड़ में खलबली मच गई। हर कोई खुसुर पुसुर करने लगा और वहां का माहौल शोर शराबे से भर गया। बहुत से लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। सिर्फ एक हमले ने उस मास्टर को हरा दिया था जो किसी भी वक्त टियानक्वन की फॉल्स मिस्ट्री में कदम रख सकता था। ये स्ट्रेंथ सच में खौफनाक थी। छू लिन ने हल्के से अपने हाथ झाड़े और आगे कदम बढ़ाते हुए टेम्पल में मौजूद लोगों को देखा। मैं यहां कोई चैरिटी करने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह ब्लडी स्टोन मेरा है। आप सब लोग आराम कर सकते हैं। किंग इन व्हाइट का चेहरा अचानक तन गया। वो तुरंत अपनी सीट से नीचे उतरा। उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर एक झटके में हवा में गायब हो गया। लड़के, क्या तुम्हारी बातों का कोई मतलब भी है? अपनी औकात में रहो। चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ओमिनस स्वान स्टार के उस व्हाइट एम्परर को देखा जो एक भयानक जीन एनर्जी के साथ उस पर हमला करने आ रहा था। पर्पल मून का चेहरा जोश से भर गया और वो लड़ने के लिए बेताब लग रही थी। पर्पल कोर क्लैन की ताकत हमेशा से ही अजीब रही है। फ्लक्चुएशन को देखकर लग रहा था कि वो टियानक्वन स्टेट के लेटर पीरियड की एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन चू लिन को अच्छे से पता था कि दूसरे पर्पल कोर क्लैन की एनर्जी अपने अंदर समाने के बाद जीयूए अब एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुकी थी। सबकी नजरों के बीच पर्पल मून ने अपनी नाजुक हथेली आगे बढ़ाई और हवा से तेजी से आते हुए प्रिंस इन व्हाइट से जोरदार टक्कर ली। क्या ये औरत अपनी मौत बुला रही है? जिस पल दोनों के हाथ टकराए, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस टेम्पल में लॉर्ड इन व्हाइट की ताकत सबसे ऊपर मानी जाती है। ये टियानक्वन स्यूडो स्वान का एक बहुत ताकतवर फाइटर है। इसकी ताकत टियानक्वन रेल्म के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। अगर ये आमने सामने की टक्कर है तो टियानक्वन के लेटर स्टेज वाला कोई भी इंसान वहीं मौके पर ही बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उनकी ये ठंडी हंसी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। मुट्ठी और हथेली के टकराने से एक भारी गर्जना और धमाके की आवाज आई और फिर चारों तरफ एक भयानक तूफान उठने लगा। टकराने की तेज आवाज आई। जमीन पर लगे भारी पत्थर भी चकनाचूर हो गए, लेकिन पर्पल मून की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी प्यारी पर्पल भौहें हल्के से उठीं और वो 10 कदम पीछे हटकर सीधी खड़ी हो गई। किंग इन व्हाइट लगातार दर्जनों कदम पीछे खिसका और अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो लोहे की उस कुर्सी पर धड़ाम से जा गिरा। दोनों की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। टेम्पल में जो पहले बहुत शोर शराबा हो रहा था वो अब एकदम शांत हो गया। सब हैरानी से चू लिन के सामने खड़ी पर्पल मून को देख रहे थे। क्या वो किंग इन व्हाइट के साथ हुई इस टक्कर में भारी पड़ गई? क्या वो टियानक्वन की फॉल्स मिस्ट्री के पीक पर है? क्या वो एक ताकतवर फाइटर है जो रिटर्न टू मेटाफिजिक्स के रेल्म में कदम रखने वाली है? हॉल में सबसे आगे बैठे उस भालू जैसे आदमी और काले बालों वाली औरत की नजरें भी उन पर टिक गईं। उनकी आंखों का सारा मजाक और घमंड गायब हो गया। उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं और पर्पल मून को देखने लगे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इस औरत में कुछ अजीब बात थी। उसकी जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशन बहुत ही अजीब लग रही थी।
इस लड़के को ऐसी मददगार कैसे मिल गई? दोनों ने एक दूसरे को देखा और अब वो छू लिन को कमजोर समझने की गलती नहीं कर रहे थे। छू लिन अगर सबके सामने आने की हिम्मत कर सकता है तो पक्का उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा। सिर्फ उस ठंडे आदमी ने अपनी उंगलियों से कफ पर बने सांप के सिर से खेलते हुए ठंडी सांस छोड़ी। पर्पल कोर क्लैन? इस छोटी लड़की की किस्मत अच्छी है, पता नहीं इसने अपने ही क्लैन के किस इंसान का शिकार किया है। व्हाइट किंग के पीछे खड़े ब्लैक आर्मर जनरल ने जल्दी से लॉर्ड को उठाया और फिर वो हल्का सा हैरान हुआ। हालांकि वो शाओजिक्सीन के एक्सिनमी को नहीं जानता था, लेकिन उसने भी जियू की उस अजीब फ्लक्चुएशन को महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आपस में मिल रहे हों, पर वो पूरी तरह से एक नहीं हुए हों। ये नहीं हो सकता। लॉर्ड इन व्हाइट उस लोहे की कुर्सी पर गिरा हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक जोरदार दहाड़ के बाद उसकी नजरें पर्पल मून पर जम गईं। उसके अंदर से एक उफनती हुई जीन एनर्जी बाहर निकली। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो एक ऐसे अनजान इंसान से हार जाएगा जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं था। पर्पल मून की आंखों में लड़ाई का जोश भर गया। उसे अभी तक अपनी इस नई ताकत की आदत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसने बड़े ही सीरियस होकर चू लिन को देखा। मुझे ट्राई करने दो। ठीक है। चू लिन ने अपने हाथ बांध लिए और उसकी आंखों में एक तारीफ का भाव था। यून और स्टार मीटियोराइट मास्टर को छोड़ दें तो काफी लंबे समय से उसे अपने टक्कर का कोई साथी नहीं मिला था। पर्पल मून का उसके लिए रवैया चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर भी देखी जाए तो वो पूरी तरह से क्वालिफाइड थी। हॉल के शीशे वाली खिड़कियों से लोग आसमान में कड़कती बिजली को साफ देख सकते थे। हवा फुफकार रही थी और काले बादलों से काली आग नीचे गिर रही थी। टेम्पल के ऊपर आसमान में एक विशाल हैंडप्रिंट बन गया। अपनी पिछली हार के बाद लॉर्ड इन व्हाइट अब जरा भी ढील नहीं दे रहा था। वो खून का प्यासा हो गया था। वो विशाल हैंडप्रिंट किसी बड़ी हथेली जैसा लग रहा था, जिस पर बिजली की चिंगारियां और तेज हवा आपस में मिल रही थीं और एक भयानक फोर्स हॉल के ऊपर फैल रही थी। जियुए ने अपनी कमर से वो मशेटे निकाला और तेजी से आगे की तरफ उड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से तलवार की उस रोशनी के साथ मिल गई हो। एक पर्पल नाइफ ने प्रिंस इन व्हाइट पर निशाना साधा। लॉर्ड इन व्हाइट ने भी पर्पल मून की तरफ विंड एंड थंडर पाम से एक जोरदार हमला कर दिया। एक भयानक गर्जना गूंजी। तीनों एलिमेंट्स की वो हथेली फट पड़ी और व्हाइट किंग के सीने पर बनी लाइट लाइन्स चमक उठीं। उसने उस पर्पल नाइफ का सामना किया जो उसी पर वार कर रहा था। हवा में तेज आवाज गूंजी। उस ओरिजिनल धर्मा बॉडी ने अपने असली रूप को बाहर निकाल दिया, जो एक सुनहरे शरीर जैसा लग रहा था जिसमें सोना मिला हुआ था। एक हल्की सी डिंग की आवाज आई। उसके सुनहरे सीने पर 2 सेंटीमीटर गहरा कट लग गया और वो नाइफ उसे छूकर तेजी से पीछे हट गया। ओरिजिनल धर्मा बॉडी की हीलिंग पावर बहुत कमाल की होती है। थोड़े समय के लिए टूटने के बाद वो जल्दी से अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है। लेकिन लॉर्ड इन व्हाइट को जो चोट लगी थी वो बिल्कुल असली थी। लॉर्ड इन व्हाइट के मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। वो नाइफ इतना ज्यादा तेज था कि जूइंग गोल्डन बॉडी की डिफेंस स्ट्रेंथ भी उसके हमले को पूरी तरह से नहीं रोक पाई। जियुए वापस चू लिन के पास आ गई और यानफेंग ली पांग का वार सहना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो भी डगमगा रही थी। वो उस मशेटे के सहारे जमीन पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त गिर पड़ेगी। छू लिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिससे उसे थोड़ा सहारा मिला। कैसी हो? छू लिन ने फिक्र जताते हुए पूछा। पर्पल मून ने अपने पर्पल होठों को हल्का सा दबाया। उसे मुझसे ज्यादा चोट लगी है। आह! जैसा कि जियुए ने कहा था, प्रिंस इन व्हाइट के मुंह से एक बार फिर खून निकल पड़ा। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई नाइफ इतना तेज कैसे हो सकता है। हवा में फैली हुई वो जेनेटिक एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लगी और सब लोग शांत हो गए। अगर लॉर्ड इन व्हाइट पहले हमले के लिए तैयार नहीं था, तो इस बार वाली ये हार एकदम आमने सामने की और असली हार थी। इस लड़के को ऐसी मदद कहां से मिल गई? मैंने तो पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। इस औरत की ताकत भी टियानक्वान स्यूडो मेटाफिजिक्स के टॉप लेवल फाइटर्स में से एक है। छू लिन की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। उन खुसुर पुसुर की आवाजों के बीच लोग छू लिन को देख तो रहे थे, लेकिन अब वो पहले की तरह खुलेआम उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो चू लिन के हाथ से ब्लडी स्टोन इसलिए लूटना चाहते थे क्योंकि वो अकेला था, लेकिन सामने वाले नज़ारे ने सबको समझा दिया था कि ये लड़का भी अपने लिए एक ताकतवर मददगार ढूंढ सकता है। कमीने! प्रिंस इन व्हाइट ने अपने चेहरे से खून पोंछा और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, उसके पीछे खड़े उस ब्लैक आर्मर्ड जनरल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। लॉर्ड, मुझे जाने दीजिए। लॉर्ड इन व्हाइट ने खुद को शांत करने की कोशिश की, 2 बार खांसा और हाथ हिलाकर इशारा किया कि अब आगे जो भी होगा वो यही संभालेगा। ओमिनस ग्वानसिंग की पोजीशन में वो ब्लैक जनरल किसी से कम नहीं था। चूंकि उसका रुतबा ज्यादा था, इसलिए सब कुछ उसी पर छोड़ा जा सकता था। ब्लैक जनरल धीरे से आगे बढ़ा। उसकी नजरें एकदम शांत थीं। व्हाइट किंग की हार ने उसे जरा भी डगमगाया नहीं था। उसने पर्पल मून को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दोस्त, मेरी छू लिन से बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुम्हें इस मामले में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं, चू लिन तुम्हें जो भी रिवॉर्ड दे रहा है, अगर तुम इस मामले से दूर रहो तो मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हें उसका 2 गुना रिवॉर्ड देंगे।
और फ्यूचर में हमारी औकात के हिसाब से हम तुम्हारे किसी काम भी आ सकते हैं, कैसा रहेगा? टेम्पल अचानक एकदम शांत हो गया। ये औरत सच में कोई आसान शिकार नहीं थी। यहां तक कि ओमिनस स्वान स्टार का सबसे ताकतवर इंसान भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। सबकी हैरानी के बीच छू लिन की बाहों में मौजूद उस पर्पल बालों वाली औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी पर्पल आंखों में थोड़ा गुरूर और गुस्सा झलकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से ही जीन एनर्जी छलक रही हो। सबके घूरने के बावजूद पर्पल मून में जरा भी घबराहट नहीं थी और उसकी आवाज एकदम शांत और दमदार थी। छू लिन, वो इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूं। अगर तुम्हें इसे हाथ भी लगाना है तो पहले मुझसे भिड़ना होगा। यही उम्मीद थी। लोगों के दिलों में तुरंत ये बात साफ हो गई। अगर कोई औरत किसी आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है तो उनके बीच का रिश्ता कोई मामूली बात नहीं थी। छू लिन ने कुछ खास नहीं कहा, पर उसने इस बात से इनकार भी नहीं किया। जब वो खुद जियुए को अपने साथ यहां लाया था तो उसे इस बात से कोई एतराज नहीं था। कुछ प्लैनेट्स के वॉरियर्स की आंखों में जलन और हैरानी साफ दिख रही थी। अगर चू लिन ने बहुत सारा पैसा देकर मर्सनरीज को हायर किया होता तो बात अलग थी, पर इस तरह का रिश्ता सच में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था। ब्लैक आर्मर जनरल के शांत चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा और खूंखार रंग चढ़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों आशिक एक साथ जाकर मरो। आवाज खत्म होते ही ब्लैक जनरल के शरीर से एक जानलेवा ऑरा फूट पड़ा। वो अचानक पर्पल मून के ठीक ऊपर आसमान में प्रकट हुआ। उसकी पावरफुल जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन व्हाइट एम्परर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। गोल्डन सिल्कवर्म ड्रैगन सील। ब्लैक आर्मर जनरल के हाथ में एक गोल्डन एनर्जी एंटिटी स्क्वायर हवा में तैरने लगा। वो एनर्जी स्क्वायर तेजी से बड़ा होने लगा और उस पर ड्रैगन के आकार की नसें दौड़ रही थीं, जो बिल्कुल असली लग रही थीं। संभल कर! छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं और जोर से चिल्लाया। अगर यह हमला सीधा लगा तो जू यिंग, जिनकी बॉडी होने के बाद भी इसे सहना बहुत मुश्किल होगा। पर्पल मून के पास इतना हाई डिफेंस बिल्कुल नहीं था। पर्पल मून ने एक ठंडी मुस्कान दी और अपना मशेटे उठा लिया। वो फुल स्पीड में टेम्पल के अंदर घूमने लगी। इतने भारी बॉम्बार्डमेंट मूव से अगर वो बचना चाहती थी तो सामने वाला सिर्फ अपने हमले के आफ्टरशॉक से ही उसे चोट पहुंचा सकता था। एक जोरदार धमाका हुआ। वो पर्पल सॉर्ड लाइट हर दिशा से गोल्डन सिल्कवर्म ड्रैगन सील में जा घुसी और चारों तरफ एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। टेम्पल के अंदर एक ऐसा अंधा कर देने वाला तूफान उठने लगा जिसने सबकी आंखें चुंधिया दी। एक तेज गर्जना गूंजी। टेम्पल बुरी तरह हिलने लगा, जैसे वो अपनी लिमिट पार कर चुका हो। उन दोनों के आसपास की जमीन पर एक भारी धमाके की आवाज आई और वो जमीन नीचे धंस गई। टेम्पल में मौजूद वॉरियर्स उस गहरे गड्ढे से डरकर पीछे हटने लगे। उस तेज आवाज के बाद दोनों लोग अलग अलग दिशाओं में पीछे हटे। पर्पल मून ने अपने नाइफ के सहारे जमीन पर खुद को रोका। उस ब्लेड ने टेम्पल के फर्श पर करीब 10 मीटर लंबा निशान बना दिया था, तब जाकर वो पीछे घिसटने से रुक पाई। ब्लैक आर्मर जनरल भी अचानक जमीन पर आ गिरा और उसकी एड़ी फर्श पर टिक गई। उसके पैर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया जो पत्थर के चूरे से भरा हुआ था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। टेम्पल में मौजूद हर इंसान सदमे में था। जनरल ब्लैक आर्मर का रुतबा बहुत बड़ा था। वो एक ऐसा मास्टर था जो जल्द ही रिटर्निंग टू द डार्क के रेल्म में कदम रखने वाला था और उसे लगभग मैजिक पावर की समझ हो चुकी थी। ब्लड स्टार के ईस्टर्न रीजन में वो सबसे टॉप लेवल का फाइटर माना जाता था। क्या इस अनजान पर्पल बालों वाली औरत के पास भी इतनी ताकत हो सकती है? ओमिनस स्वान स्टार का ब्लैक आर्मर जनरल भी उससे कोई फायदा नहीं उठा पाया। टेम्पल में सबसे ऊपर बैठे मैनवेन वाले उस आदमी और काले बालों वाली औरत की आंखों में भी एक सीरियसनेस आ गई। यहां तक कि वो लोग भी इसी लेवल पर थे। अपनी आस्तीन पर बने काले सांप से खेल रहे उस ठंडे आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या ये पर्पल कोर क्लैन का वो इंसान है जिसने पहली बार अपने ही क्लैन के किसी की एनर्जी सोखी है? अपने खुद के कल्टीवेशन के दम पर वो टियानक्वान स्टेट के मिडिल लेवल तक पहुंच गई और अब उसने पर्पल कोर क्लैन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये कोई इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल। जो जिक्सिन लोग पहली बार अपने साथियों की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते थे वो यकीनन प्रमोशन के एक बड़े रेल्म को पार कर सकते थे। इस बड़े रेल्म के अंदर उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती थी। सही वक्त आने पर वो नेचुरली ही ब्रेक थ्रू कर लेते थे। लेकिन उसके बाद अगर वो दोबारा अपने ही क्लैन के लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते तो उसका फायदा लगातार कम होता जाता था। उस ठंडे आदमी ने एक बार पर्पल कोर के एक ताकतवर फाइटर को देखा था जिसने सैकड़ों लोगों की एनर्जी इकट्ठा की थी, पर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने अपने क्लैन के बहुत ज्यादा लोगों को मारा होता तो उसे ऐसी हजारों एनर्जी जमा करनी पड़ती। धमाकों की लगातार आवाजें गूंजती रहीं। जनरल ब्लैक आर्मर और पर्पल मून के बीच की वो खूंखार लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकी और टेम्पल के अंदर उनके टकराने की आवाजें बढ़ती गईं। टेम्पल के ऊपर डार्क ब्लैक और लाइट पर्पल रंग के वो दो शानदार फाइटर्स लगातार आपस में भिड़ रहे थे। किंग इन व्हाइट अपनी लोहे की कुर्सी पर बैठकर थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थीं। छू लिन, हे मैं उस पर्पल बालों वाली औरत को भले ही ना हरा पाऊं, पर मैं तुम्हें तो कुचल ही सकता हूं। एक दवाई खाने के बाद लॉर्ड इन व्हाइट धीरे से खड़ा हुआ और बोला, ओमिनस स्वान स्टार के सभी लोग चू लिन पर हमला करो, मार डालो इसे। टेम्पल के अंदर भीड़ में से दर्जनों लोग तेजी से बाहर निकले। उनमें बहुत से जाने पहचाने चेहरे थे, जैसे कि वो एल्डेस्ट प्रिंस जिसने कभी पहाड़ों में चू लिन का पीछा किया था।
वो सब बहुत घमंडी थे और उनके चेहरों पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने पक्का इन दिनों काफी बेइज्जती झेली होगी। ये देखकर टेम्पल में मौजूद दूसरी फोर्सेस के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। ऑमिनस स्वान स्टार अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही बार में चू लिन का काम तमाम करना चाहता था। ये सच में बहुत ही खौफनाक और जालिम कदम था। पर्पल मून और ब्लैक आर्मर जनरल बुरी तरह लड़ रहे थे, तभी व्हाइट क्लोथ्स लॉर्ड ने अपनी आस्तीन झटकाई और हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ा। चू लिन, अब तुम मेरे हाथों में फंस चुके हो। अब कैसे बचकर भागोगे? मार डालो इसे। जिस पल प्रिंस इन व्हाइट ने हमला किया, एल्डेस्ट प्रिंस की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसके गले से किसी जंगली जानवर जैसी दहाड़ निकली। एक के बाद एक जीन एनर्जी की तबाही मचाने वाली पावर ने चू लिन को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग साफ तौर पर छू लिन को जान से मारने का पक्का इरादा कर चुके थे और उसे पलटने का कोई चांस नहीं देना चाहते थे। ये नज़ारा देखकर आसपास के प्लैनेट के वॉरियर्स पीछे हट गए। ब्लडी स्टोन के लिए शुरू हुई वो लड़ाई अब दो गुटों की जंग में बदल चुकी थी। दोनों ही तरफ खूंखार लोग थे जो खून बहाने से पीछे नहीं हटने वाले थे। वो बेकार में इस लड़ाई के बीच फंसकर नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। इस लड़के के आसपास भले ही बहुत ताकतवर लोग हों, पर इसकी खुद की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। अब फियर्स स्वानसिंग का किंग और इतने सारे स्ट्रांग फाइटर्स एक साथ हमला कर रहे हैं। इसके सीक्रेट मूव्स अब किसी काम नहीं आने वाले। मैन वैन वाला वो बड़ा आदमी हंसा। उसने अपनी बाहें बांधी और आराम से मजाक उड़ाने लगा। डार्कफॉग स्टार की उस काले बालों वाली औरत ने धीरे से कहा, पिछली बार चू लिन ब्लडी स्टोन की स्पेशल एबिलिटी की मदद से भाग निकला था, लेकिन इस टेम्पल के अंदर ब्लडी स्टोन की स्पेस एबिलिटी ब्लॉक हो चुकी है। अगर चू लिन अभी भी उसी का इस्तेमाल करने की सोच रहा है तो उसका खेल खत्म है। टेम्पल में हर किसी की नजरें चारों तरफ से घिरे हुए चू लिन पर टिकी थीं और उनके दिलों में एक गहरी सांस छूट रही थी। चू लिन ने भी उन लोगों के चेहरों को एक एक करके देखा। उसके चेहरे पर वो घबराहट बिल्कुल नहीं थी जिसकी उन लोगों ने उम्मीद की थी। उसकी आंखें एकदम शांत थीं। उसने व्हाइट प्रिंस और हमला करने वाले बाकी लोगों को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। फिर से वही गोल्डन पाम? ये चीज एकदम कचरा है, प्रिंस इन व्हाइट ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जिलिन सिटी में हुई उस भयानक लड़ाई के बाद उसे अच्छे से पता चल गया था कि जब तक कोई एनर्जी चेंज ना हो, इस गोल्डन पाम की टफनेस और डैमेज बहुत ही कम थी। किंग इन व्हाइट ने हवा में अपना मुक्का मारा और एक काला ब्लैक एयर मास सीधा चू लिन की तरफ जोर से बढ़ा। डेविल एंड शैडो फिस्ट। एक तेज डिंग की आवाज आई। काले और सुनहरे रंग आपस में जोर से टकराए। किसी विशाल घंटे के बजने जैसी तेज आवाज चारों तरफ गूंज उठी। लॉर्ड इन व्हाइट की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये गोल्डन पाम अचानक इतनी सख्त कैसे हो गई? क्या इसे छूते ही चकनाचूर नहीं हो जाना चाहिए था?